अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर, मंगल की सुबह। और ज़ाहिर बात है, अगर हम मौसम की बात करते हैं, अमूमन मौसम को देखा जाता है। ज़ाहिर बात है कि जब मौसम औसम हो तो आपकी तबीयत भी औसम होती है, लेकिन अगर मौसम हब्स हो और कहीं ना कहीं गर्मी हो तो आपका यानी आपकी आपके चेहरे पे जो असरात हैं वो भी मुरतब होते हैं, वो भी नज़र आते हैं हमें। वो चेहरे के तासुरात, वो असरात, वो आपके जज्बात, वो ख्यालात, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि इस वक्त कुछ ही दिन रह गए हैं, क्योंकि आप एक महीने से सावन का महीना चल रहा था। 12 जुलाई से और 12 अगस्त तक ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर हम ये देखते हैं कि सावन के महीने में आप देखें तो हर चीज़ से स्मेल आना शुरू हो जाती। खाना आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। आपके अपने जो शर्ट्स रखी होती हैं, एक शर्ट एक दिन पहनी तो दूसरे दिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे घरों में जो हमारी माएँ बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, इवन बेड शीट, इन सब चीज़ों को बड़ा क्लीन एंड नीट रखती हैं। कोशिश होती है कि ब्लैंकेट्स वगैरह को धूप में डाला जाए ताकि उससे जो स्मेल है या उसमें स्मेल ना बने, क्योंकि हब्स की वजह से और फिर चूँकि नमी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इस किस्म की सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा आदी होते हैं, एक तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपने आप को आदी बनाए हर किस्म के माहौल का। चाहे आप एसी में पले बड़े हैं, लेकिन आप दौड़ धूप धूप में भी दौड़ धूप लगाएं। उसकी वजह यह है कि जब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, अच्छे बुरे हालात आते हैं, अच्छे बुरे वक्त ज़िंदगी में आते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। जब आप अपने आप को तैयार रखते हैं मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, तो मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किलात नहीं होती। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं उफ़, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, एसी के बगैर तो मेरी लाइफ अधूरी। ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको निकलना होता है। बैसियत एक रिपोर्टर हमारी जो ड्यूटी होती है, मैंने स्टूडियो से बाहर ज़्यादा भी काम किया है। अब तो चलो स्टूडियो पे ज़्यादा, लेकिन अभी भी सूरत हाल ये होती है कि मैं स्टूडियो से बाहर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टूडियो में ऐसी लगा आप आके भाषण दे के तो चले जाते, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए और आपको अपने आप को एंगेज उन गड़ी सड़कों में, उन कूचों में, उन लोगों के साथ एंगेज रखना चाहिए जो क्या सोचते हैं, क्या हो रहा है, क्या बदलाव वो चाहते हैं, और वही बदलाव, वही बातें, उसका एक यानी बयानिया बिल्ड करके हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठते हैं और हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं और आपकी जो बातें हैं हम स्क्रीन पर करते हैं। लेकिन बात वही आती है कि भाई फील्ड में जाना ज़रूरी है। आप जितने भी दोस्त हैं कोशिश करा करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है हमारी नई जनरेशन में, वो यही है कि हड्डियों की ज़्यादा कमज़ोरी है। जितने भी नौजवानों को आप देखेंगे, लड़कियों को अगर आप देखेंगे तो उनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर होंगी। उसकी वजह ये है कि हमने अपने आप को महदूद कर दिए, अपनी ज़िंदगी को एक कमरे तक महदूद किया है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, मुख्तसर है। अगर आप ये समझते हैं कि बहुत लंबी ज़िंदगी, भाई साहब बिल्कुल नहीं। आप किसी 60-70 साल के बुज़ुर्ग के साथ बैठ जाएँ, जब आप उनसे पूछेंगे कि ज़िंदगी क्या है, वो कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, बस मुट्ठी में जैसे बर्फ़ बंद करते और मुट्ठी खोलते और वो बर्फ़ पिघल जाती है, ऐसी है ज़िंदगी। सो कोशिश करें अपने आप को हर किस्म के माहौल का आदी बनाएं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है आपको डेली डोज के तौर पर कोई अच्छी सी खबरें दुनिया भर से लेके, और हमारी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि वो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आप तक पहुँचाते हैं। सो अब आपको देते हैं सच सवेरा का डेली डोज। इस वक्त अगर हम बात करें, सबसे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हमारे पास आती हैं और मैंने तो बड़ी ज़्यादा ख़बरें हमेशा देखी हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाती हैं। लोग यानी एक किसान इतनी मेहनत करते हैं कि तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्ज़ियाँ उगाते हैं और फिर कोई एक रिकॉर्ड बन जाता है। हम आपको आज जो ख़बर दे रहे हैं वो है सबसे बड़ा बैंगन उगाने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। और आयोवा में डेविस काउंटी से, जो काउंटी है उससे ताल्लुक़ रखने वाले ड्यू पेंट ने अपने बैंगन की जांच एवाडा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड स्ट्यूर्डिशिप के जो हैं उसके ज़ुमरे में इन सारी चीज़ों की इंस्पेक्शन हुई है।
और कहा यह जा रहा है, इस चीज़ की तस्दीक हुई है कि ये बैंगन जो है ये 8.33 पाउंड का बैंगन है। भाई साहब, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंगन है जो अब तक आ गया है मार्केट में। और यही वजह है कि अब ये इसका एक रिकॉर्ड बन गया है। किसान ने इस पर काफ़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें ये आगाह करने के लिए रब्ता किया कि रिकॉर्ड के लिए उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। पहले उन्होंने दरख्वास्त दी, फिर जब वो तस्वीर भेजी, उसके बाद 7.21 पाउंड का पिछला रिकॉर्ड इंग्लैंड में 2022 में बनाया गया था, लेकिन इस भाई साहब ने ये रिकॉर्ड बना लिया है। अब आपको बताते चलें कि ज़िंदगी में ना कुछ भी हो सकता है भाई साहब। यानी ज़िंदगी आपको कभी आपको नहीं पता होता कि आप अर्श पे आप फर्श पे आ जाते हैं, और आप कभी फर्श से अर्श पर चले जाते हैं। आज जो स्टोरी है बड़ी मुख्तलिफ है, और उमूमन हमने इस किस्म की स्टोरियाँ दी हैं। और अभी जो हम स्टोरी दे रहे हैं, एक कूड़ेदान में छानबीन के दौरान करोड़ों का सामान निकल आया। टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाली 34 साल टेफनी बेटलर को कूड़ेदानों में छानबीन के दौरान कीमती दरियाफ्तों की वजह से वो सुर्खियों में आ गई है। इस वक्त ज़ाहिर बात है वो कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी। चीज़ें उठाते वक्त क्या हुआ, टेफनी बटलर ने, जो कि काबिल सामान के लिए कूड़ेदानों में छानबीन करती रहती है, हाल ही में एक डब्बे में बिल्कुल नए नए बैलेंस ट्रेंजर ब्रांड का एक बड़ा बैग दरियाफ्त किया, जिसकी कुल मालियत $80,000 थी, जिनकी हर एक मसनूआत की कीमत $30,000 यानी से ज़ायद है। यानी कई दीगर दरियाफ्तशुदा सामान में शामिल। उसने बताया कि यह ख़ास दरियाफ्त किस्मत का एक झटका था, क्योंकि इससे पहले इस मुकाम पर उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। और आप देख सकते हैं कि तरह तरह की चीज़ें आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, जो कि ये जो खातून है टेक्सास से टेफनी, इसकी ज़िंदगी में एक नई टेफनी आ गई और भाई सब कामयाब हो गई है। बहरहाल, अब आपको बताते हैं, शादी जो लोग करते हैं एक मुनफरिद तरीका होता है कार्ड के ज़रिए, और लोगों को मदऊ किया जाता है। बल्कि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे इलाकों में, ख़ासकर हज़ारा के इलाकों में, एक तरीका ये होता था कि छोटे छोटे साबुन के टुकड़े बना के लोगों को दिए जाते थे, उनके घर में दिए जाते थे कि आपने हमारे घर में जो शादी होने वाली है आपने उसमें आना है। उसकी वजूहात ये होती थी कि साबुन से मुराद ये होता था कि आपने अपने सारे कपड़े धो के आने हैं, साफ सुथरा होके आना है, और हमारी खुशियों में रल मिल जाना है। लेकिन ये वाला मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। जोड़े की तरफ से अजीज़ व अकारिब को शादी में शिरकत ना करने के लिए कार्ड यानी दावत नामे भेजे गए। वैसे तो हम जब दावत देते हैं तो हम कहते हैं भाई साहब ये आपका कार्ड है, आपने हमारी शादियों पे, आपके रिश्तेदारों की शादी पे आना है। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे रेडिट फॉर्म पर एक सारिफ जो कि जोड़े का अजीज़ है, उसने बताया कि जोड़ा रिहाइश गाह से 5 घंटे के फासले पर एक छोटे बागीचे में शादी की तकरीब का मंसूबा बना रहा था। महदूद जगह और बजट को देखते हुए जोड़े ने मेहमानों की फहरिस्त को महदूद करने का इंतखाब किया। उसके लिए जोड़े ने बजाय शादी कार्ड ना भेजने के अजीज़ व अकारिब को शादी में मदऊ ना करने का कार्ड भेजा। सारिफ ने बताया, मुझे भी पता चला कि जोड़ा जो है ऐसे लोगों को कार्ड भेज रहा है जिन्हें मदऊ नहीं किया गया। उसमें लिखा है कि वो जल्द शादी कर रहे हैं और आप इस खास दिन, स्पेशल दिन पर हमारे दिलों में है, ताहम आपको मदऊ नहीं किया जाता। बड़ा मुनफरिद सा तरीका है। किसी का दिल भी नहीं टूटा, किसी का गिला, किसी फूफी मासी का गिला भी नहीं आया, और उन्होंने ज़िंदगी में अपनी एक नई ज़िंदगी में शुरुआत कर ली। बहरहाल, मज़े मज़े की ख़बरें होती हैं हमारे पास जो हम शामिल करते हैं अपने सेगमेंट में। नाज़रीन, गुफ्तगू बहुत सारी होगी, बहुत सारे जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज बात करेंगे ख़ासकर ओलंपिक्स के हवाले से। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ, एक तो मैं ये कहूँगा कि बड़े मुश्किल से होता है, हमारे वो लोग जो ख़ासकर मेरी तरह आम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े मुश्किलात से उठकर जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर लेते हैं। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, यकीनन उनका नाम लेते हुए मेरा फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। अरशद नदीम की मैं बात कर रहा हूँ। ये पहले पाकिस्तानी नौजवान थे जिन्होंने जिस तरीके से यानी बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से 2020 में इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे उन
उस गेम्स में, यानी ज़ाहिर बात है ओलंपिक्स में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन 2020 में जीवलन थ्रू करके जिस तरीके से ये मीडिया में और सोशल मीडिया पे वायरल हुए, और एक छोटे से देहात से उनका ताल्लुक़ है पंजाब के। और मेरे ख़्याल में मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहला इंटरव्यू उनका कर रहा था, तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो ये गिला शिकवा भी कर रहे थे कि उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। और जब उनकी मुलाकात भारती नीरज चोपड़ा से होती है, जो इनके हरीफ होते हैं, तो वो जब इनको देखते हैं, इनके कद काठ को देखते हैं, उनकी थ्रो को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि काश आपकी जगह अगर आप कहीं भारत में होते तो यकीनन आप पर पैसों की भी बरसात होती और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती। लेकिन बड़ी मुश्किल से अरशद नदीम निकला, और जिस तरीके से इन्होंने क्वालिफाई किया और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इन्होंने जिस तरीके से मेडल पाकिस्तान के नाम की, वो एक बहुत बड़ा हमारे पास अगर आप देखिए 3-4 साल में जिस तरीके से ये आलमी सतह पर मुख्तलिफ अखबारातों की जीनत बने, वो सब आपके सामने। लेकिन बहरहाल उस पर बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि आज 2:30 बजे क्या होने वाला है ओलंपिक्स पेरिस में, वो शमूलियत करेंगे अपने उस गेम्स के हवाले से, ख़ासकर जीवलिन थ्रू के हवाले से। उनके हरीफ नीरज चोपड़ा और दीगर लोग भी हैं। सो उन्होंने एक ख़ास पैगाम दिया है सच टीवी के देखने वालों को। तो हम चाहते हैं कि पहले आप पैगाम देख लीजिएगा, फिर उनके करियर पे बात करते हैं। एक हम जैसा कि आप सबको पता है कि पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स हो रही है 2024, और कल 6 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:50 पे दोपहर मेरा क्वालिफाई राउंड है। मेरा जो ग्रुप है वो बी है, तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। थैंक यू। तो अरशद नदीम का पैगाम आपने सुना, और ज़ाहिर बात है आज जिस तरीके से दोपहर को ये मुकाबला होगा, और ज़ाहिर बात है हमारी दुआएं अरशद नदीम के साथ है। लेकिन आप देखें कि 2020 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो में वो फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट बने और उन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक एथलीट्स फाइनल के लिए। और इसी तरह अगर हम बात करें पेरिस के ये जो गेम्स हो रहे हैं आज ओलंपिक्स के, उस हवाले से अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है उसमें भी हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ, दुआएं उनके साथ है। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी करियर के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने जब अपना ओलंपिक डेब्यू किया अरशद नदीम ने, तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, बड़ा शानदार किस्म का था। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बेस्ट थ्रू की, जिसे सिल्वर मेडल से उनको नवाजा गया। 2023 में वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप में वो पाकिस्तानी जो है, उन्होंने ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने मेडल जीता। इसी तरह अगर हम देखें जो पेरिस में ये सब कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ये पाकिस्तान के तीसरे नंबर के एथलीट हैं पाकिस्तान में तारीख में, अगर आप देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, लेकिन जो ये तीसरे एथलीट हैं जिनको चांदी का तमगा भी मिला है। और इसी तरह इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 90.18 जीवलन थ्रू यानी दूर मीटर थ्रू की, और उसके बाद फिर इनको जो मिला तलाई तमगा, इनको उससे भी नवाजा गया। अब अगर हम बात करें, मैं इस सारी सिचुएशन में ये नामुनासिब हालात में मैं कहूँगा, नामुनासिब हालात में जो जीवलन थ्रू के हवाले से हम बात करते हैं, जो स्टिक इनके पास है इसको कहा जाता है जेवलिन। इस हवाले से अगर मैं देखूँ तो इनके पास इस बार, जो मैं अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो इनके पास एक ही है और उसके भी कोई हालत ठीक नहीं है। जबकि इनके हरीफ नीरज चोपड़ा जो है, उनके हवाले से कहा जाता है कि 177 जीवलन जो है उसके लिए ख़रीदे गए हैं। और अगर हम देखें नीरज चोपड़ा पर जिस तरीके से बरसात की गई है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए, अभी हम देख रहे हैं कि इनकी नदीम अरशद के हवाले से अगर हम देखें तो बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है उनको, आवाम की तरफ से मोहब्बतें भी मिल रही है। लेकिन अगर इनकी अपनी पर्सनल जो इनकी काविशें रही हैं, जो मेहनत रही है, वो सबके सामने। बहरहाल हम इनके लिए दुआगू हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन करे और हमें फिर फ़ख्र हो, और जब ये आएँ तो इसको उसी तरह गर्मजोशी से इसका इस्तेमाल हो, क्योंकि ये हमारे मुल्क के असासा हैं और ये बाहर दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नाज़रीन, मुख्तलिफ किरदार दुनिया में जब आप आते हैं, मुख्तलिफ किरदार निभा के जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे किरदार निभा के जब दुनिया से भी जाते हैं, दुनिया में होते भी बड़े याद किए जाते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, वो उन्होंने शुरुआत कैसे की, एक मिडिल क्लास मेरी तरह एक आम फैमिली से निकलते हैं, बागीचे में काम करते हैं माली के तौर पर, फिर जाके वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज वो एक ऑफिसर हैं,
एक तालीमी इदारे में ज़बरदस्त किस्म की उनकी जॉब है, उनसे जानते हैं उनके करियर के हवाले से। नदीम अरशद साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, आप को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने जो शुरुआत की है, ज़ाहिर बात है वो शुरुआत बड़ी मुश्किलात में थी, मुश्किलात से निकल कर मैं चाहता हूँ कि आपका जो करियर है, देखने वालों को आप अपने बारे में ज़रा बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, क्या ऐसा हुआ ज़िंदगी में, तब्दीलियाँ कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर सर सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, थैंक्स। और दूसरी बात ये कि जब मैं सर 2007 में यहाँ पे इस्लामाबाद में आया तो बिल्कुल मैं ज़ीरो था, मतलब मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। और ये किस सन की बात है? और 2007 की। अच्छा, 2007 में। तो मतलब खेती बाड़ी करता हुआ गांव से निकला मैं। अच्छा, उधर से धक्के खाता हुआ कि ये नाकाम आदमी है, ये तो कभी कामयाब नहीं ये होगा। गांव में ताने सुनने को मिलते थे? बिल्कुल ऐसे ही, वालदैन को भी ताने मिल रहे थे कि आपका बच्चा तो बिल्कुल लोफर है, कोई ये काम नहीं करता, मतलब बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैंने जब जॉब स्टार्ट की, मुझे एज ए माली के तौर पे मुझे यहाँ पे जॉब मिली। हाँ। तो मैंने फिर जब पढ़े लिखे लोगों को देखा और एक आपको पता है कि एक एनवायरनमेंट मिल जाता है पढ़े लिखे माहौल में आके, तो मैंने देखा कि यार काश अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो मैं भी आज किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा ये होता। जो आप काम कर रहे थे तालीमी इदारे में, बतौर माली के तौर पर काम कर रहे थे? जी जी, माली के तौर पे काम कर अच्छा, रहा था। ठीक। तो मैंने देखा कि तालीम वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को दूसरे इंसानों से मुमताज़ करती है। तो मैंने कहा कि यार मैं भी अगर थोड़ी बहुत मेहनत करूं तो क्या पता अल्लाह पाक मुझे भी इस चीज़ का सिला दे दे, मैं भी किसी दिन अफसर बन जाऊं। वाह। तो सर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मुझे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना उस पर रोशनी डालें कि आप एक तरफ माली का काम करते थे, फिर आपका शौक़ ज़ौक़ हुआ कि मैंने पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, तो उसके लिए जो अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें ऐसी आपके सामने, कोई मिसालें सामने आ रही थी, क्या हो रहा था? जी सर ऐसे ही है कि आपको पता है कि सावन की धूप में जब बंदा काम करता है बाहर, ओह बड़ा मुश्किल होता तो है। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और मैं बिल्कुल मायूस हो जाता था। मैं सोचता था कि अगर मैं गांव में भी यही काम करता हूँ धूप में और यहाँ और पे इधर आके भी यही काम करता हूँ, अगर मैंने आपको खुद को चेंज ही ना किया तो फिर फ़ायदा मकसद तो ना हुआ मेरा। और मैं कासिम अली शाह साहब का भी फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने उनके लेक्चर सुने मोटिवेशनल स्पीकर जो है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक ठीक। तो मैंने कहा यार मैंने कुछ करना है। फिर मुझे अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप भी जो है ना आप स्टडी करें, आपके पास डिग्री होगी तो ये जो है ना सीट अचीव करने का आपके लिए मसला नहीं होगा। फिर जब आपके पास सीट होगी तो आपको ये ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती जाएंगी। और जो माली की जॉब आप कर रहे थे, ये गवर्नमेंट थी या प्राइवेट सेक्टर? जी जी बिल्कुल, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी हमारी सेमी जी गवर्नमेंट जी है। बहुत बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी का। जी बिल्कुल। और इस अदारे की सबसे बड़ी बात यही है कि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट को है ना बड़ा मतलब मौका देते हैं कि वो पढ़े और आगे जाए। और मैंने रावलपिंडी बोर्ड से फिर मैट्रिक जब मैंने दाखिला भेजा तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे कि सारे। जब आप गांव से आए थे, जी जी बिल्कुल। आप कितने पढ़े थे उसमें? मैं मिडिल पास था सर। मिडल यानी 8वीं जमात? हाँ जी 8वीं पास कर। 8वीं जमात पास थे, घर में ताने, वालिदैन को ताने, आपकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर चल रही हैं जब बतौर माली आप काम कर रहे थे, और घर से निकले कि भाई बड़ा आदमी बनना है, यानी वो शाहरुख खान की फिल्म में राजू बन गया बिल्कुल। जेंटलमैन। घर से जब निकला ना सर बहुत ज़्यादा मायूस होकर निकला कि उधर दुनिया जीने नहीं देती थी, ताने दे दे के कि बिल्कुल ये ज़ीरो है, कुछ ये निकम्मा है, निकम्मा काम नहीं कर रहा, का सारा काम दिन नहीं सोया रहते थे। नहीं मतलब बिल्कुल काम करते भी थे लेकिन फिर भी नजरों में होते थे। लोग मतलब मुझे कोई जो दोस्त थे मुझे को उनकी महफिल में बैठना, सारा दिन आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, आपको पता है देहात का जो माहौल होता है, कभी किधर बैठ गए कभी किधर बैठ गए। तो फिर वहाँ से मैंने कहा कि चलो मैं अगर इस्लामाबाद में आया हूँ तो मुझे देख लेता हूँ ट्राई करके। तो तो ये जब यहाँ पे आए, जाहिर बात है आप शहर की तरफ आते हैं, शहर में आपको पता मुश्किलात होती, किसी को आप जानते नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपको माली की जॉब जब मिली होगी तो वो एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा थी? वो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैंने कहा मैं सोच रहा था कि क्योंकि जॉब जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट था। मैं कहता था कोई भी मुझे छोटी मोटी अगर जॉब मिल जाती है तो मैं जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, सिस्टम चल जाए। जी बिल्कुल सिस्टम जो है, क्योंकि माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, जाहिर बात है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा तल्लक था। तो मैंने कहा घर की भी सपोर्ट करनी है और मैंने आगे भी कुछ करना है। तो सर मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया जब मैट्रिक के, जब मैं सोचता हूँ जब वो वक्त कि मैंने दाखिला भेजा रावलपिंडी बोर्ड से,
जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने अपने घर वालों को बताया, मैं अपनी वालदा साहब को फ़ोन किया तो वालदा साहब को यकीन ही नहीं आया कि आपने 10 कर लिया, मतलब अच्छा, आपने मैट्रिक कर ली। मैट्रिक कर लिया है। मैट्रिक कर ली। हाँ, क्या बात है। तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, आप तो मिडिल मतलब बड़ी मुश्किल से की है तो 10 हाँ, किधर से वो कर लिया। गांव में बड़ी मुश्किलात से आपने ये काम किए हैं। फिर मेरे एक कज़न को उन्होंने फ़ोन किया, मतलब मैं मामू के पास इधर थे मेरे मामू, उनको फ़ोन किया, उनने फिर बताया कि जी वाकई इसने जो है ना मैट्रिक कर ली है। फिर घर वालों को यकीन आया। फिर वो मैट्रिक ही मेरे लिए मतलब पहली सीढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने जनाब पीछे नहीं हटा। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, बतौर माली आप करते रहे। हाँ जी, माली करता क्या टाइमिंग क्या होती थी? यानी आप जाहिर बात है, एक तरफ तो आपने जो बात की मुझे पता है, मैं तो ऑन एयर के मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने बाहर दुनिया में एज अ माली भी काम किया है, और मुझे ये भी पता है कि किस किस्म की गर्मी होती थी। शदीद किस्म की गर्मी में हम काम करते थे और बड़ा मुश्किल होता था। प्लांटेशन, प्लांट्स को ठिकाने लगाना और पूरा ट्रक भरना, ये आसान काम नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ थे, गर्मी थी, वो सब कुछ, क्या टाइम आपको मिलता था कि हाँ ये करना है तो उसके बाद फिर मैंने तो कोई टाइम टेबल आपने जी सेट जी कर बिल्कुल, टाइम टेबल सर ऐसे सेट था कि 8:30 से लेके 3:30 तक तो मेरी ड्यूटी होती थी, जो मैंने करनी ही करनी है हर हाल में इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए बतौर माली। उसके बाद जो मुझे टाइम सर मिलता, उसके बाद मैं पार्ट टाइम भी जॉब करता था। और फिर ये जो यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब थी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सरकारी थी? जी बिल्कुल सरकारी थी सर। अच्छा, आप खुशकिस्मत है कि सरकार में आपका काम हो गया? बिल्कुल सरकार में पहले सरकारी अदारे में पहले स्केल की जॉब मिल गई मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने कहा एक मुझे मौका मिल गया है अब आगे बढ़ने का, तो मैं आगे जो है ना बढ़ूँगा। तो जॉब करता, उसके बाद फिर मैं स्टडी रात को करता था, क्योंकि मुझे मौका ही रात को मिलता था स्टडी करने का, क्योंकि दिन को मैं पार्ट टाइम भी जॉब करता था अपनी फैमिली को सपोर्ट। कोई और क्या जॉब करते थे? जी मैं एक प्राइवेट अदारे में काम करता था। अच्छा। तो उसके बाद फिर रात को जब मैं अपने कमरे में जाता, उसके बाद मैं स्टडी करता। ये 17-18 घंटे डेली की जो है ना मेरी रूटीन थी ओह, कि मतलब इस तरह। मैंने कहा यार मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा मैं मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनसे सुन सुन के कि यार खुद पे एतमाद होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कभी किसी की मेहनत जो है ना, अल्लाह पाक आपको पता है किसी की मेहनत रहेगा नहीं करते। तो मैंने कहा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक उससे सिला ज़रूर देगा। तो वो मेहनत करता रहा। आज आप यानी आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कर दी? जी बिल्कुल। उसके बाद आपने बैचलर, हाँ यानी जी, आपने प्राइवेट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैंने दामन थाम लिया। तो एफए भी वहीं से की और बीए भी वहीं से किया। अच्छा और फिर इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की रेगुलर। अच्छा। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैंने ये अभी रिसेंटली एमफिल की है। तो यानी मास्टर आपने बीए, एमएससी, एमए किया आपने? जी जी कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा मीडिया कम्युनिकेशन स्टडी में अच्छा, किया है। हमारे फील्ड जी का जी है। अच्छा, बिल्कुल। मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये मीडिया कम्युनिकेशन की तरफ आप क्यों आए? कि भाई उधर आप देख रहे थे वो जो मोटिवेशनल स्पीकर साहब थे कासिम अली शाह साहब, कि आपने सोचे कि मैं भी थोड़ा सा स्पीकर बनूं, या वैसे ही शौक था कि चलो ये सर मुझे टीवी पे आने का बड़ा शौक था। अच्छा, टीवी पे आने का शौक था शुरू कि से मैं मेरे TV पे आऊं। मैं सोचता था मैं क्या किसी ना किसी तरीके मैं टीवी पे जाऊं। तो आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। वाह। और मुझे वो मेरा जो टारगेट था, समझे कि वो मेरी ज़िंदगी का जो एक गोल था यानी वो एक पूरा हो ख्वाब, गया। एक ख्वाहिश ख्वाब। के मुझे भी कोई मदऊ करे, मुझे भी कोई बुलाए, मैं भी किसी स्टूडियो में बैठूं, मैं भी एंकर से बात करूं, और ये बिल्कुल सब कुछ आपकी मेहनत का सिला है। अच्छा, फिर जब आप मास्टर की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद क्या ऐसा मरहला आता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती हैं, क्या टेस्ट होता है? कोई दोस्त बताते हैं कि भाई साहब अब तो आप तो वेल क्वालिफाई हो गए, अब ये करो तो वो हो जाएगा? किसी ने मशवरा दिया या एवं आप डिपार्टमेंट में घुसे होते थे? नहीं सर, डिपार्टमेंट में तभी मैं गया क्योंकि मौका ऐसे मिलता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो है ना मेरा इनिशिएटिव है कि यूनिवर्सिटी में जॉब्स आती हैं, और अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉइज़ अगर अप्लाई करता है तो उसको अच्छा। प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसको प्रेफर करते जी, हैं। और मुझे भी मौका मिला कि मतलब जॉब्स आई, मैंने अप्लाई किया और अल्लाह पाक ने जो है ना मुझे वो जॉब मिल गई, क्योंकि मेरी अब क्वालिफिकेशन जाहिर पूरी थी। बात है कि पहले तो आपने जो बात की कि माली की जो जॉब मुझे मिली, दैट वाज रियली, यू आर एक्साइटेड। कि जाहिर बात है आप निकम्मे होते हैं, लोग नाकारा समझते हैं, लोग लोफर, लफंगा, आवारा समझते हैं, और फिर अचानक आपको शहर की तरफ आते हैं और कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, हम कहते हैं कि चलो सहारा मिल गया। लेकिन ये वाली जॉब जब मिलती है तो वो एक्साइटमेंट कितनी थी? और फिर जब आपने घर कॉल की तो वो क्या सीन था? थोड़ा सा हमारे सर देखने वालों को बहुत ज़रा ज़्यादा बताएं। खुशी, मेरे वालदैन को बहुत ज़्यादा खुशी।
हुई कि जब मैंने उनको बताया कि मतलब माली से मैं प्रमोट हो चुका हूँ कि मतलब आप मुझे एक अंदर मुझे मौका मिला है और का एसी वाले कमरे में बैठ के मैं अपनी मतलब जॉब करूँगा, यकीन माने कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे उस रात नींद ही नहीं आई, खुशी से ही आए। कि सुबह मैंने जाना है और मैंने अंदर और जा मैंने वो दांतरी नहीं उठानी, मैंने वो उसको काटने के लिए कोई चीज़ नहीं उठानी, कोई मट्टी नहीं उठानी, बल्कि मैं साफ सुथरा होकर, बल्कि काम जो भी है मैं समझता हूँ हर काम पे फख्र कर लेना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में आपकी मेहनत से आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है। लेकिन आपने सोचा कि अब मुझे ग्राउंड पे वो पत्ते काटने और खट्टे नहीं करने होंगे, बल्कि मैं सीधा ऑफिस में जाऊँगा। सो ये जॉब क्या इस वक्त किस डिजिग्नेशन पे आप थोड़ा सा नाज़िम भी मैं सर अभी डीलिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करता हूँ इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ब्रांच में। यहाँ पे बच्चों के रिजल्ट तैयार होते हैं ना सर, ठीक है। वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, यानी मेन जगह पे बैठे हैं आप। जी मेन जगह पे बैठा हूँ सर। हाँ, और यकीन माने कि बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं। एक पीएचडी जो मतलब डॉक्टर है वो हमारे साथ सामने अच्छा आके ये बात बताइएगा करता कि जो एक्साइटमेंट, यानी ज़ाहिर बात है आप तो एक्साइटेड थे, आप पूरी रात सोए नहीं हैं, लेकिन जो वालिदैन थे उन्होंने यकीन किया कि भाई पुत्र तू गल ठीक नहीं कर रहा है। सर वालदैन को जो है ना, वालदैन शुरू से मुझे यही कहते थे कि यार, मेरे वालिद साहब कहते थे पंजाबी में हाँ, कि पुत्र अगर तू 16 कर लेना आए, तो यार यकीन मान छाती चौड़ी हो जाए मेरी, क्या बात, क्या कि मैं भी किसी ने कहूँ कि मेरा बेटा जनाब 16 पढ़े हुआ। वाह, तो यकीन माने कि मैंने जब वालिद साहब को अपनी डिग्री दिखाई कि मतलब मैंने 16 से भी मतलब आगे निकल चुका हूँ, ओह, तो यकीन माने कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी खुशी की मतलब इंतहा नहीं थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और जफ्फी डाल के मुझे जब मिले क्या बात कि यार। तो ये बताइएगा कि जब जॉब का बताया जी जी तब क्या वो जो आस पड़ोस में रिश्तेदार फुप्पे मामे उधर बैठे जो जो कहा करते थे भाई सब लोफर ही है, लफंगा ही है, सो उनकी इमेज अब जब आप जाते हैं वो क्या तरीका रिसीव करने का तरीका, जाहिर बात है फ़र्क बहुत आ जाता है कि भाई ये देख लेना एक कमाल दा मेहनती बंदा सी, हालांकि उससे पहले कहते लोफर है, लफंगा है, काम ही नहीं करता सर। और लेकिन जब आप कुछ बन जाते तो कहते बड़ा मेहनती बंदा सी। सो वो अब जब जाते हैं और वो जब उन लोगों से मिलते हैं जो लोग आपके बारे में कोई अच्छे तासुरात उनके नहीं थे, सो कैसा फील करते हैं और उन वो अपने उन बातों पे थोड़ी बहुत निदामत होती है, आपको अच्छा लगता है कि भाई साहब अगर ये बातें ना करते तो मैं आज इस पोजीशन पे ना होता, किसी गांव में किसी देहात में कोई कश लगाता कहीं कोने में बैठा होता। सर उनको तो है ना अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, लेकिन उनको वो गिल्टी फील होता है कि हमने जो अल्फाज बोले थे ये तो उसके बिल्कुल बरक्स है कि मतलब हम तो कहते थे ये सारी ज़िंदगी लोफरी रहेगा, इसी तरह बाज़ारों में फिरता रहेगा, गलियों बाज़ारों में, और वालदैन को जो ताने देते थे अब वही लोग मतलब फ़ोन कर करके कहते हैं कि माशाल्लाह जी इस आपके मतलब बच्चे ने तो बड़ी तरक्की कर ली। कमाल कमाल। अच्छा मुझे ये बताएं, जाहिर बात है आप के माली दोस्त भी होंगे और कुछ को गुस्सा भी जेलसी होती है, ऐसा नहीं है, इंसान के अंदर ये रब ने एक फैक्टर डाला हुआ है कि जब आप कुछ लोग जब आपके साथ आए होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं कि दूसरों के लिए रास्ता हमारा होना चाहिए, अगर मैं तरक्की कर गया हूँ तो वो भी तरक्की करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ये क्यों आगे गया, किस तरीके से गया, मैं क्यों नहीं गया, तो वो थोड़ी बहुत अनबन रहती है। लेकिन वो जो दोस्त जो अभी भी दांतरियाँ उन्होंने रखी होती हैं, काम करते सुबह सवेरे आप उनको देते और आपने टाई शाई लगाई होती है, एज अ जेंटलमैन आप एंटर होते हैं इसी के रूम में, सो सलाम कलाम उसी तरह रहता है, वो तो सर फर्क आ गया। ऐसे ही है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब वो काम कर रहे होते हैं मैं उनके पास से जाता हूँ जब, तो वो मुझे ना आवाज़ें दे दे के सलाम कर रहे होते हैं कि यार आप, और कह रहे होते हैं कि आपने यार बहुत अच्छा किया, आप पढ़ गए और आप आगे निकल गए, वरना हमारी तरह आज आप भी धूप में काम कर रहे होते। हाय, और मैं उनको भी यही कहता था शुरू से ही, मैंने उनको भी कहा था, मैंने कहा यार अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ लो, डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आप इस काम से मतलब आगे बिल्कुल। नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है और गुफ्तगू सिलसिला इसी तरह रहेगा, लेकिन बात वही है, डिग्री डिग्री होती है साहब, लेकिन ऐसा मत बोलिएगा कि डिग्री असली हो या नकली, नहीं, डिग्री असली होनी चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और मैं समझता हूँ कि ये सेगमेंट उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है, जो कहते हैं कि भाई साहब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता बल्कि मैं आराम ही करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, और बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होता,
हैं। और बहुत सारे लोग साइड पे होके ना किसी कोने में फिर कश लगाना, अपने आप को सेटिस्फाइड करना कि भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकते, ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप ठान लो और आप सोचो कि भाई मेहनत करनी है और उस मंजिल की ओर बढ़ना है, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल आपके सामने है, नदीम साहब हमारे साथ है और उसकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कैसे एक छोटे से घराने से, एक आम से घराने से वो निकल कर शहर की तरफ आते हैं, शहर में जाके माली की जॉब ढूंढते हैं, जॉब मिलती है, आगे सोचते हैं कि नहीं अभी तो बहुत हो गया, तपते सूरज में काम नहीं कर सकता, मैंने भी आराम करना है, मैंने भी बाबू बनना है, और फिर बाबू बन जाते हैं सरकारी। जनाब, जो सिचुएशन आप देखते हैं आजकल, नौजवानों को आप देखते हैं, आपने जो बातें की कि ज़ाहिर बात है आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, एक अच्छी जगह पोजीशन पे आप पहुंच गए। अब जो स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या एज अ मोटिवेशनल, जिन कभी कभी आप सुनते थे कासिम अली शाह साहब को कि वो मोटिवेशनल स्पीकर थे आपके, आप मोटिवेट हुए, उन्होंने मोटिवेट किया, यानी ज़िंदगी में आपकी तब्दीली उस शख्स को सुनते सुनते आई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने लोगों से आपकी जब मुलाकातें होती है और वो आपको सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यस, अगर नदीम ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं जो लोग मुझे मिलते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि यार बंदा ना मेहनत करे ना, जब मेहनत के बगैर कोई कामयाबी नहीं मिलती इंसान को। जब बंदा मेहनत करता है, और ये कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान मेहनत करता है। मेहनत का दामन कभी भी ना छोड़ें आप, वाह। और कभी मायूस ना हो। आते हैं लम्हात आते हैं, कभी बंदा मायूस हो जाता है कि बंदा कहता है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, और बंदा अपने बेड पे ही लेटा रहे और ख्वाब ख्याली पुलाव बनाता रहे कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ, ऐसा नहीं। बनने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मार्केट में आना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप बाहर निकल के मेहनत करेंगे तो आप हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। नदीम, ये बताएं कि जो गांव के दोस्त हैं, ज़ाहिर बात है, क्या उनमें से भी कोई लोग कहीं निकल गए, क्या वो वैसे ही उधर ही हैं और जब आप जाते हैं तो कहते हैं वो पुराना नाम, ज़ाहिर बात है हमारे गांव में ना आपके डिफरेंट नाम होते हैं, प्यारे प्यारे पंजाबियों में फिर अलग नाम हो, मीतू, अब मुझे लोग प्यार से कभी मीतू भी बुलाते हैं, और हरमीते, तो ये वाले जो नाम होते हैं, तो आप भी जब जाते हो नदीमिया अरे छा गया तू आ, तो क्या इस तरह की गुफ्तगू उनके साथ होती है जब जाते हैं, और या उसमें से कुछ नौजवान जो हैं उन्होंने आपसे कुछ सीखा, या वो भी कहते हैं कि चलो ज़िंदगी में होगा, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है? सर मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त थे ना, दो चार, ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे, दो चार जो बंदे थे मेरे साथ दोस्त, तो वो वहीं के वहीं हैं। और अच्छा। आज वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं यार आपने अच्छा किया, आप मेहनत आपने कर ली। मैंने कहता था मैं तो आप लोगों को कहता था कि यार मेहनत करो। हाय। वो शॉर्टकट के चक्कर में थे कि किसी तरह हमें डिग्री मिल जाए। मैंने कहा डिग्री लेने के लिए तो फिर पढ़ना पड़ता है, वो मेहनत सोचते थे करनी पड़ती सिंध से ले लेंगे कहीं। है। वो ऐसे ही है सर। एक बंदे ने जबकि ले भी ली, लेकिन सर जॉब नहीं मिली। अच्छा, जॉब और आज भी मतलब वही गाँव का काम, खेती बाड़ी और जलालत सारी। हाँ और जब मैं जाता हूँ तो वो ऐसे ही, आपकी बात ठीक है, वो नाम तो आपको पता है, वो हाँ, नाम तुम्हारा वही मुझे होता है। दीमा ही कहते हैं सारे। हाँ, पर हाँ? दीमा। दीमा, हाँ, यस यस, ऐसे ही होता है, क्योंकि आप देखें ना, जो आपके लंगोटिया जो चड्डी यार होते हैं ना, बिल्कुल उनके बोलने का ढंग, उसमें अगर बड़े बड़े अफसर आप क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत, वो झलक, वो सारी चीज़ आप में उधर ही और नजर सर आती वहाँ है। पे खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है जब एक बंदा आपको अपने, मतलब उसी, बेशक दीमा ही गए, हाँ, लेकिन खुशी बड़ी मिलती है बंदे को यस। कि वो अपना आप जब कुछ पंजाब। नहीं होते हैं तब भी वो आपके दोस्त होते हैं, और जब आप कुछ बन जाते हैं तब भी वो आपके दोस्त होते हैं। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो हम देखते हैं कि शहर में बस बहुत सारे लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आपको रियल चड्डी वाले जो दोस्त, जिसे हम कहते हैं ना लंगोटिया यार, ऐसे ही। हाँ लंगोटिया यार थोड़े वही होंगे ना ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, या थोड़े बचपन ਦੇ यार। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि हम बहुत सारे नौजवान जो ये बात करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं, जॉब ही नहीं है, क्या करेंगे, करियर को लेके बहुत सारे नौजवानों के पास इतनी सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन फिर भी एक मायूसी का एक फैक्टर जो है उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है, उस महवर में वो खुद घूमते रहते हैं। क्या कहेंगे उनको आप? सर ये वाला फैक्टर, जब मैं घर से निकला था तो मेरे पास, मैं भी यही कहता था, मैं कहता था डिग्री कुछ नहीं होती ना। कितने लोग जो है ना पीएचडी करके भी मतलब धक्के खा रहे हैं बाहर, जॉब नहीं मिलती। जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैंने देखा, मैंने कहा अगर लगन सच्ची हो ना, तो बंदे को एक किसी मंजिल पे जाना हो तो सच्ची लगन के साथ बंदा एक शुरू कर लेता है, जब अल्लाह का नाम लेके, ज़बरदस्त। तो मंजिल मिल जाती है। कोई भी मतलब तकलीफ़ें तो आती हैं सर, मायूसी भी होती है, बाद बंदा हर्ट हो जाता है, लेकिन मेहनत का जो है ना दामन नहीं छोड़ना चाहिए बंदे को। मेहनत करनी चाहिए और सिला ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत रहेगा नहीं जाने देते।
तो सिला अभी ज़रूर नदीम मिलता है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है कि आपने एक अचीवमेंट तो ले ली, अभी भी किसी गोल पर आपका फोकस है कि हाँ अब ये करना है? बिल्कुल सर, फर्स्ट तो मेरा गोल यही है कि मैं पीएचडी करूं, और मैंने अप्लाई किया हुआ है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे माशाल्लाह उम्मीद है कि मैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है ना पीएचडी भी करनी है मैंने। और अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी में अगर एज ए लेक्चरशिप के लिए मुझे मौका मिलता है तो मैं तदरीसी सरंजाम भी दूंगा इंशाल्लाह। और यही मेरे बस अब गोल हैं छोटे छोटे से। यानी आपका इरादा है कि भाई साहब आराम से नहीं बैठना है, हाँ जी। अभी तो मंजिल का जो सफ़र है बाकी है मेरे बिल्कुल दोस्त। सर, अभी तो मुझे मतलब मज़ा आने लगा है कि जैसे आप जैसे मतलब भाई हमारे हमें बुलाते हैं और मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें लोगों के साथ मतलब बुलवाते हैं, तो अच्छा लगता है अभी नहीं, मतलब। इट्स क्रेडिट गोज टू यू मैन। अगर आप मेहनत ना करते, आप अपनी ज़िंदगी अपनी तकदीर को ना बदलने की ठानते, तो कभी हम आपको शायद मुश्किल होता कि आप दरवाजे भी टीवी के ना देखते। लेकिन ये आप ये बोलता मुंह बोलता सबूत है कि आपने मेहनत की, आपने काम किया, आपके अचीवमेंट्स है जिसकी वजह से मेरे प्रोड्यूसर ने मुश्किल से नंबर लिया होगा, आपको कॉल की होगी, अपने टाइम दिया होगा। और आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि वो नौजवान जो ज़िंदगी में कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए आप एक जीता जागता सबूत है कि भाई बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, ये जो लगन है, ये जो मेहनत है, ज़ाहिर बात है कुछ दोस्तों की सपोर्ट भी होती है, तो आपके साथ किसी की सपोर्ट रही है सारे सफ़र में? कुछ दोस्त वैसे भी आपके साथ होते हैं, ओए दीमा आए कर ले आएंगे, सो वो कर ले आएंगे, ये कुछ तो थपकी होती है भाई साहब। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव था तो वो मोहम्मद शाइक था। अगर वो ज़िंदगी में ना आते तो मैं यहाँ ना होता। तो ये लोग होते हैं क्योंकि आप अकेले आप मंजिल की तरफ नहीं जाते भाई साहब, आपको होते हैं, आप दौड़ते खुद हैं लेकिन सहारा होता है। कुछ ना कुछ दोस्त मोटिवेट करते, कुछ साथ देते हैं, कुछ थोड़े बहुत पैसे देते हैं, कुछ आपको हॉस्टल में रख लेते हैं, कुछ कहते हैं चलो फला जगह जॉब है या वहाँ पे अप्लाई करो, ना हुआ तो हम कुछ कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी आप याद करते जिन्होंने आपका साथ दिया इस जी मुश्किल बिल्कुल, वक्त में। मैं कहता हूँ सर, जिस दिन मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में पहले दिन आया था ना, तो मैं बाहर काम कर रहा था, तो मुझे एक दोस्त मिल गए, मतलब बहुत ही नफीस आदमी थे। अच्छा अरफान अली साहब सेंट्रल लाइब्रेरी में होते हैं। अच्छा। वो मुझे जब मिले तो उन्होंने कहा कि यार आप कहाँ से आए हैं। मैंने उनको बताया सारा। उसने कहा यार तो आप पढ़ते क्यों नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ लें, आपका पास डिग्री आ जाए तो आपकी ये जान छूट जाएगी धूप में काम करने से। सर वो बात मुझे इतनी मतलब क्लिक की, और आज दिन तक वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। जिधर भी मैं मतलब डिसहार्ट हो जाता हूँ ना, बाज़ औक़ात बंदा हो जाता हो है जाता है, इंसान है, कुछ बहुत सारी चीज़ें तो अंदर तब्दीलें मैं चलती रहती अरफान हैं। भाई को कॉल कर लेता हूँ, अच्छा, या खुद टाइम निकाल के उनके पास चला जाता हूँ लाइब्रेरी में। मैं क्या कहता हूँ क्या अरफान बात। भाई यार, मैं मुझे लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा जो है ना फेल हो जाएगा, कि मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आती। उसने कहा भाई कुछ भी नहीं होता, आप जो है ना क्लास में जाएं, क्लास अटेंड करें, जिस चीज़ की समझ नहीं आई ना उसको बार बार पूछें। आपको पूछने से कोई भी मना नहीं करेगा टीचर, आप बार बार पूछें। कोई एक बात तो आपकी जहन में आ ही जाएगी ना, आपके जहन में, तो आप हर्ट ना हो, मतलब इस लेवल पे आके ना यानी मतलब थपकी देने वाले वो साहब हैं जो अब भी आपके दोस्त हैं और बड़ी अच्छी बात भी है। लेकिन ये बताइएगा कि जो रवैयों की तब्दीली होती है, ज़ाहिर बात है जब आप कुछ करते हैं तो माशाल्लाह दुनिया की सारी रवैये वो सब कुछ बदल जाता है। आपकी अपनी मेहनत होती है, पैसा आप खुद के लिए कमाते हैं, आप जो है वो सब कुछ आपका अपना होता है, लेकिन फिर भी ना लोग कहते हैं यार दीमा अपना दोस्त है, अपना बिल्कुल सर यार है। आप। अच्छा, ये बताइएगा कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लोग, ज़ाहिर बात है मैंने देखा, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो आपकी क्या मिसालें दी जाती हैं स्टूडेंट को कि ये दीमा इतना ही होता होंदा सी? बिल्कुल सर, वो जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो इतने वायरल होते हैं, स्टूडेंट खुद आके मुझे कहते हैं कि यार हमें तो इस आपकी स्टोरी से ना पता ही नहीं था मतलब पहले। बड़ी बड़ी मतलब हिम्मत मिली है, कि हमने सोचा कि हम तो ऐसे ही मतलब टाइम ज़ाया कर रहे थे, हमें पता चला कि वाकई डिग्री की भी कोई वैल्यू होती है। डिग्री बंदे के पास होती है तो बंदा आगे निकलता है। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नदीम, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है आप मुख्तलिफ़ तजुर्बात से गुजरे, मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट हुए, ज़िंदगी ने आप पर बहुत सारे तजुर्बात किए, और मेरे ख्याल में जब तक आप धक्के नहीं खाते हैं ना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। धक्के खाने पड़ते हैं। एक पत्थर से जब आप टाइल बनते हैं तो आपने देखा होगा मशीन का जो प्रोसेस होता है ना, उस मशीन में जब पत्थर रखा जाता है उसको पहले त्राश खराश के फिर धोया जाता है, पानी का लेप होता है, फिर वो दोबारा वो जो काम करने वाले मजदूर हैं वो जिस तरीके से पत्थर पे मेहनत, और उसके बाद एक खूबसूरत सा टाइल बन के हमारे घरों में, हमारे स्टूडियो में आपको नज़र आता है। आप त्राश खराश के अपने आप को पहुँचाने की कोशिश आपने की, और आगे भी आपने सोचा यही कि मैंने आगे मज़ीद बढ़ना है। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ कि
इस सारे इस प्रोसेस में आपने जो बात की कि मायूसी हुई, और उस मायूसी से आप, मैं चाहता हूँ कि आपने आपको कैसे निकाला कि नहीं हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, और फिर आप डीपली सोचते भी रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ी सी नजर डालें। और सर ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मैं मायूस होता था तो मैं फिर इस तरह आप जैसे दोस्तों से मशवरा लेता था कि यार क्या करूँ अब मैं। और मेरी सर जो मैं अपने घर में कॉल करता अपनी वालदा से भी, मैं कहता दुआ करना मेरे लिए, और अपनी मिसेस के साथ मैं जो है ना सर अच्छा, डिस्कस जबरदस्त। करता था कि यार ये मसला हो गया। वो मुझे मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ एक होता है, औरत का इसमें हाथ सर है, कोई बिल्कुल। शक नहीं है, हाँ, इसमें कोई शक होता है। अगर आप चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे बहन है, वो बीवी है, बीवी है, बिल्कुल चाहे वो बहुत अच्छी दोस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं है, और बिल्कुल आपकी बात मेरी सही है। मिसेस ने बड़ी सपोर्ट की है हमेशा। मैं जब भी हर्ट होता वो मुझे तसल्ली देती, हालांकि वो काम बेशक मुझसे मतलब नहीं भी होने वाला होता था ना, तो उसकी मोटिवेशन से मैं कर जाता था सर। वाह, कि मतलब इतना मोटिवेट करती, वो कहती यानी है इतना कुछ, सपोर्ट हाँ था। जी, वो आके ऐसे कहती हैं कि मतलब आप शेर हो और आप करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या और बात। वाकई ऐसा होता था कि मैं फिर हिम्मत आती थी, मेरा एनर्जी आती थी, और मैं जब शुरू करता था तो हो जाती थी। बाकी सर आपको पता है कि इस ये मराहल जो है ना इतना आसान नहीं था कि एक मतलब बिल्कुल ज़ीरो आदमी है और उसने आगे देहात मतलब से आया हुआ है, देहात से आया कुछ हुआ, पता नहीं है, जब आप और यहाँ पे शहर की तरफ आते हैं बिल्कुल और आप नए टाई शाई बंदे ने पहनी, वाह भाई साहब, और जाहिर बात है कि थोड़ी सी वो अंग्रेजी फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट टच, तो बिल्कुल। वो बड़ा मुख्तलिफ होता है और बड़ा डिफरेंट होता है और आसान नहीं होता। लेकिन आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेते न्यूज़ ब्रेक, सो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नदीम हमारे साथ हैं और उनकी तजुर्बात से हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को स्टूडियो में लाया जाए, उनके तजुर्बात से आप सबको फ़ायदा हो और आप उनकी ज़िंदगी से आप बहुत कुछ हासिल कर सकें, उनकी ज़िंदगी से आप कुछ लेसन, कुछ सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आएँ। नदीम, एक चीज़ जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप नौजवानों से मिलते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं पाकिस्तान की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और फिर स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे होती है। एक जो चीज़ है, एक फैक्टर जो हमारे यहाँ पाया जा रहा है, अब आप देखें कि नौजवानों में पाकिस्तान छोड़ने की, पाकिस्तान से बाहर जाने की, एक फ्यूचर के हवाले से नाउमीदी की एक वो चीज़ एक आंसर पाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर कि भाई साहब इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हम करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। सर मैं जो चीज़ देखता हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ कि हम जो है ना अगर डिग्री यहाँ से लेते हैं तो कहते हैं बाहर चले जाएं, वहाँ पे आसानियाँ होंगी हमारे लिए, जबकि वहाँ पे भी मेहनत ही करके आपको रोज़गार मिलता है। ठीक। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे जाएं और बैठ के आप बैठ जाएं वहाँ पे जाके तो हर चीज़ आपको मिल जाए। वहाँ पे भी मेहनत ही करनी पड़ती है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मेहनत अगर हम इधर पाकिस्तान में भी कर लें ना तो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार बंदा कमा सकता है। ज़ाहिर बात है आप तालीमी इदारे से जुड़े हैं। बिल्कुल डिग्री के साथ साथ आप क्या नहीं समझते कि स्किल बिल्कुल बेस्ड एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में? ऐसे ही। तो आपको नहीं लगता कि नौजवान अगर साथ में डिग्रियां के साथ साथ कोई ऐसे ऐसे स्किल्स अगर वो बाहर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बिल्कुल बिल्कुल सर, स्किल तो समझ लें कि बुनियादी चीज़ है कि आपके पास डिग्री है, अगर आपको आपके पास स्किल्स नहीं है, मतलब आपका काम काम आप नहीं समझते तो फिर वो कागज़ के टुकड़े का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप डिग्री के साथ साथ अगर आपके स्किल्स सीखें और मतलब मार्केट में जाएं, काम सीखें, तो वो मेरे ख्याल में कि वो बंदा चाहे वो पाकिस्तान में रहे चाहे बाहर रहे बाहर रहे तो वो कामयाब है। कामयाब है। एक और चीज़ जो आपने देखी होगी, हमारे जो ज़ाहिर बात है हम जब यूनिवर्सिटीज़ में थे और हमारे साथ नौजवान होते थे या अभी भी आपके सामने नौजवान लड़कियां लड़के घूमते फिरते होंगे, एक चीज़ एक सोच होती है कि भाई डिग्री लेंगे तो बहुत सारी जॉब इंतज़ार भी करती है, होती है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ख्यालात ऐसे बने होते हैं। आप नहीं समझते हैं कि वो जो नौजवान इस वक्त डिग्रियां कर रहे हैं उनको तजुर्बात के लिए, उनको इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले से डिग्री लेने से पहले कुछ ऐसे चीज़ों में जाके कुछ तजुर्बे हासिल करें ताकि ज़िंदगी में मज़ीद आसानी उनको? बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैं समझता हूँ कि डिग्री भी करें आप, डिग्री तो ज़रूरी है, डिग्री के साथ साथ ही आप जो है ना मार्केट में जाके अपने अंदर जो है ना आप जिस मतलब जो डिग्री ले रहे हैं क्या देखें कि उसकी मार्केट में वैल्यू है। यस। क्या अभी का मतलब जो अभी सोशल मीडिया का ये चल रहा है
दौर चल रहा है, आगे आगे जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस बंदे को हर चीज़ के साथ टच होना पड़ता है, और टच होने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट विज़िट करनी पड़ती है। वहाँ पे जाके आप किसी अदारे के साथ मतलब इंटर्नशिप करें, जिस तरह अगर आपको मौका मिलता है कोई वर्कशॉप वगैरह होती है वो भी अटेंड करें। तो ये साथ साथ स्किल्स लाजमी सीखें। अगर ऐसे वैसे आपने खाली डिग्री ले ली तो उस डिग्री का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो खाली एक कागज़ का टुकड़ा है समझ लें। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की कोशिश भी होती है कि मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं, फिर कोशिश होती है कि सेमिनार कराते हैं, मुख्तलिफ तकरीब का सिलसिला चलता है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादातर हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते उस चीज़ में। अगर देखते हैं चलो कोई गेस्ट आ गया, क्या अपने आप को थकाएंगे, देख के निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है बहैसियत आपने जो ग्राउंड से शुरुआत की और आज जिस डिजिग्नेशन पे आप पहुंचे हैं, कितना ज़रूरी होता है कि इस किस्म के सेमिनार में इस जैसे गेस्ट से सीखना, उनसे जिस तरह आपने एक गेस्ट स्पीकर को सुना और वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदली? बिल्कुल ऐसे ही सर, जब आप किसी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जिस तरह अभी मैं सर आपके पास आ गया हूँ, मैंने मतलब आपका प्रोग्राम देखा, मतलब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लिक की जो मतलब पहले मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी, और आपने मुझसे बात की, आपके साथ मतलब मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, पहले तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई एक चीज़ तो आपके जहन में क्लिक कर ही जाती है ना, कुछ तो कुछ तो क्लिक कर जाता तो है। आप वहीं से उसी को पकड़ के आप आगे निकल जाते हैं। जिस तरह एक कासिम अली शाह साहब के लेक्चर से मुझे ये चीज़ मिली कि मेहनत खुद करनी पड़ती है, और जब तक आप मेहनत नहीं करते कामयाब नहीं होते। जब मैंने इसका लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया खुद पे मुझे पता चला कि वाकई ही मेहनत के बगैर इंसान कभी कामयाब नहीं होता। मेहनत करते हैं तो कामयाबी मिलती है। और रही बात ये सेमिनार वगैरह, ये बिल्कुल आप मार्केट में जाते हैं, एक बंदा आपके पास आता है, जब सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंसान को मिलती हैं सीखने के यानी लिए। उस शख्सियत के तजुर्बात से आपको बहुत कुछ मिल जाता बिल्कुल है, बिल्कुल जिसने ऐसे अपनी ही। ज़िंदगी, यानी अगर मैं एक रास्ते से गुजर रहा हूँ और एक ठोकर मैंने एक ईंट के साथ खा दी, तो दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि ईंट को या हटा दूं। अगर वो नहीं हटती तो फिर मैं छलांग लगा के मैं थोड़ा सा कदम संभल के रखूंगा। बिल्कुल ऐसे जो नया आने वाला है तो वो ज़रा वो ठोकर खाएगा। तो अगर मेरा तजुर्बा है तो मैं दूसरे को कहूँगा भाई साहब वहाँ पे ठोकर खाने से बेटर है कि आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर ऐसे ही। सो आप उससे इस्तिफादा आपको ज़िंदगी में बिल्कुल हासिल हो सकता है। नदीम, एक और चीज़ ज़ाहिर बात है, आपने अपनी ज़िंदगी बदल ली, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदली तो आपके पूरे ख़ानदान पर इसका क्या असर, कितना असर हुआ, उस असर को देखते हुए आपके अंदर अब कितनी खुशी है? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये भी बताएं कि भाई अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी शख्सियत पर काम करते हैं, तो उसका ना सिर्फ फ़ायदा आपके ज़ात को होता है, माशरे में भी उसका दूसरों की नज़र में जिस नज़र से वो आपको देखा करते थे आप किस नज़र में देखते हैं, और जो घर वाले हैं उनका फ़ख्र से जो सीना है कितना चौड़ा हो जाता है। सर जो लोग मतलब मुझे बिल्कुल निकम्मा कहते थे हाँ घर से ही मुझे, अब वही मेरी मिसालें अपने बच्चों को देते हैं हाँ, देख पुत्र कि दीमा कितने चला देखें गया। ये बिल्कुल मतलब अनपढ़ आदमी था, और ये देखें इसने मेहनत की तो कहाँ पे चला गया। ये ख़ानदान वाले सारे इसी तरह, जो मतलब मुझे कभी मांगे हुए साइकिल तक नहीं देते थे, हाय, तो आज वो मेरी मिसालें अपने बच्चों को देते हैं सर। क्या बात। ये किस लिए कि ये सारा मेहनत का ही है सर, कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी लगन जो है ना साफ है। और दूसरी बात ये है कि आप सर रिस्पेक्ट करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, मतलब रिस्पेक्ट करें कि ये आपके ख़ानदान में आपका जो फैमिली है ना सर, वही आपके कामयाबी के लिए जनाब बनती है। जाहिर बात है वो एक सीढ़ी बनती है सीढ़ी कामयाबी बनती है पर बिल्कुल। आगे जाने के लिए। दिम, अगर हम बात करें, जाहिर बात है कि हमारा दिल कर रहा है आपसे बातें गुफ्तगू का सिलसिला जारी भी रखें, लेकिन चूँकि हमें ब्रेक भी लेना होता है, वक्त भी मुख्तसर होता है। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों के को, और फिर नौजवानों के साथ साथ वो लोग जिनके पास अच्छी भली डिग्री होती है लेकिन फिर वो कहते हैं यार देख लेंगे, टाइम अभी बहुत है, कर लेंगे, सो उनको एक अच्छा सा पैगाम दे के आप जाएं, ताकि ज़िंदगी में अगर वो चाहते हैं और लेट होते हैं, देर से करते हैं चीज़ें, सो देर होने से पहले वो काम कर जाएं ज़िंदगी में, अपना बदलाव लेके। सर मेरा तो सबके लिए यही पैगाम है कि भाई देखो, अगर मेरी मिसाल ले लें, मैं बिल्कुल ज़ीरो था, अगर मैंने मेहनत की है एक, तो आज अल्लाह पाक ने मुझे रिस्पेक्ट भी दी है। आप मेहनत करें, अब डिग्री लेके खाली घर में बैठ जाएं कि मतलब खुद ही हो जाएगा, तो खुद कुछ नहीं होता। आप मार्केट में जाएं, आप विज़िट करें, और आप मतलब मायूस ना हों। ये अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आपके पास स्किल्स भी आनी चाहिए, और आप मार्केट में निकलें, मेहनत करें। खाली ये घर में बैठ के ना खाली ख्याली पुलाव बनाएं कि हम कामयाब हो जाएंगे,
बिल्कुल बड़ी मार्केट में खूबसूरत जाएं। बात नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिए और आपके तजुर्बात से, आपके इस कामयाबी से यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, यानी उनकी सोच तो बदली होगी और सोच बदलेगी तो ज़िंदगी में बदलाव भी आएगा। सो थैंक यू सो मच नाज़रीन। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करें और नदीम की मिसाल आपके सामने है कि कहाँ से ये उठता है, दौड़ धूप, गर्मी, शदीद बारिश, शदीद ठंड, सर्दियों में, दिसंबर में एक ही काम के पौधे लगाने हैं, ये काम करना है, वहाँ से मिट्टी लानी, और फिर अचानक सोच बदलती है कि नहीं भाई साहब, मैं इसके लिए दुनिया में नहीं आया हूँ, मुझे रब ने बनाया है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, और फिर उसी रास्ते पर ये गामजन हो जाते हैं और उस मंजिल को पा ही लेते हैं अपनी मेहनत की बदौलत। सो मेहनत कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा, बड़े बड़े ख्वाब देखिएगा और उस बड़े बड़े ख्वाबों को पाने के लिए आपको हिम्मत ज़रूर करनी होगी। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको अगर हम देखें, अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन असल जीना वही होता है, असल ज़िंदगी वही होती है कि जो औरों के लिए आप जिएं, अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर दें। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, ये 7 समंदर पार बैठ के भी पाकिस्तान की उन माएँ बहन बेटियों के बारे में सोचते हैं जो घरों में मुंतज़िर हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन शादी के लिए ना पैसे हैं ना दूल्हा है, अगर दूल्हा है तो पैसे, रुखसती के पैसे तक नहीं है, खाना तक नहीं है, ना उनके पास अपनी बहन बेटी बच्ची को कुछ देने को कुछ है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि आप इतने दूर हों फिर भी आपके दिल धड़कते हैं अपने मुल्क के साथ। और फिर अगर हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन गज़ा में हो रही है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में वो मेडिसन दीगर चीज़ों का के हवाले से वेलफेयर का काम करते हैं, बल्कि फ़लस्तीन गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, वहाँ से अपने ट्रस्ट के ज़रिए वो तकरीबन लाखों, आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन उन्होंने रिसेंटली $1 लाख जो हैं वो डोनेट किए। बहुत सारे अद्वियात, बहुत सारे खाने के चीज़ों के हवाले से उन्होंने डोनेट किए। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं, CEO हैं अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के अब्दुल हफीज़ खान, कनाडा से इस वक्त हमारे साथ हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग तो नहीं, आधी रात ही होगी और आधी रात को हमने आपको जगाई दी, आपको थोड़ी सी जहमत दी, लेकिन यकीनन जो आप काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको लोग देख के वो भी इसी राह पर गामजन हो, क्योंकि यही काम है जब आप ज़िंदगी में भी पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और जब आप दुनिया से जाते हैं तो सीना चौड़ा करके जाते हैं और दुनिया और आखिरत भी अपनी सवार कर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये तब्दीली कहाँ से आई, कहाँ अब्दुल हफीज़ खान की वो तस्वीरें जो हम देखते हैं कि एक खूबसूरत मुंडा जो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी रहा और अचानक सफ़ेद दाढ़ी रख के, दाढ़ी और फिर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बदलाव आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो भी बताइएगा। Hamid bhai, so first of all, I would love to thank you very much for having me on your shows. बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने मुझसे ये कहा कि भी ज़िंदगी में ठहराव किस तरह आया या ज़िंदगी इस तरफ किस तरह लगी। अल्लाह पाक ने इंसान के ख़मीर में ये चीज़ रखी है कि वो दूसरों के लिए सोचे। अच्छा, उसका एक वक्त तयन होगा मेरा ख्याल है कि जल्दी आए या दरमियान में आए या अगली उम्र में आए। तो हम लोगों को भी अल्लाह पाक ने जब नवाजा, जब समझ दी, इस काम में लगाया, तो हम इस काम में लग गए। और जब लगे तो इतनी समझ नहीं आई, जैसे जैसे ये तकलीफें हमने देखी, मेरे ख्याल में अल्लाह पाक ने आजमाना था हमें तकलीफें दे के, तो ये काम इतनी तेजी से बढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि ये काम हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक चला गया। खान साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है कि कनाडा में बहुत सारे लोग जाते हैं अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अपनी ज़िंदगी संवर गई, अपनी फैमिली की संवर गई, बस काफ़ी है। लेकिन आप जैसे बड़े कम लोग होते हैं कि वो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ साथ दीगर का भी सोचते हैं और फिर उसके साथ साथ आप ये सोचते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आप कोशिश जदोजहद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप, बल्कि मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपके इस ट्रस्ट का मैं भी हिस्सा हूँ। और मुझे याद है कि जब बच्चियों की हर साल तकरीबन 300 से 400 से बच्चियों की तकरीबन आप शादियाँ कराते हैं, वो भी अपने ही खर्चे पर, वो तमाम तर लवाजमात आप पूरे करते हैं जो मैंने खुद देखे हैं, जो हम यहाँ पे अपनी बहन बेटियों की जब शादी कराते हैं वो हम देते हैं। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे खुद देखी, खुद कवर की। तो ये ख्याल कैसे आया, क्या सोच के ये ख्याल आया कि नहीं ये बच्चियाँ बेचारे घरों में बैठी हैं, इनका भी कुछ करना चाहिए? जैसे आपने शुरू में खुद ही कहा ना
कि अपने लिए तो सब जीते हैं, तो जिंदगी का मकसद ये है कि दूसरों के लिए जिया जाए। आहा, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। हम्म, ये तो है एक वो टॉपिक, ये वो बात जो आपने कही जिंदगी के जीने के लिए। जी, फिर अल्लाह पाक ने दूसरे लोगों को आपके साथ जोड़ दिया कि इनकी जरूरियात का भी ख्याल रखो, और याद रखो कि अगर आप दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी की कोई भी तकलीफ दूर कर देते हैं, तो आपकी अपनी तकलीफें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। हम्म। ये अच्छा, एक ऐसा नहीं कहा गया कि भी आप अपने लिए सोचो, क्या मकसद बात, दूसरों के लिए। आहा, जब दूसरों के लिए होगा तो इंशाल्लाह आपके मामला भी सीधे हो जाएंगे। हम्म। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी नज़र दौड़ाएं। जाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में खान साहब, जब आप उसको देखते हैं और आप कहते हैं नहीं, अगर ऐसा हो तो कमाल हो जाएगा। यानी ये वाला सेगमेंट मैं चाहता हूं उस पर भी आप नज़र डालें। हम ओ गज़ा के हवाले से भी आपसे पूछेंगे, बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं और टाइम भी बहुत अच्छा खासा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर भी नज़र डालें कि ये क्या ऐसा मामला हुआ कि आपने देखा कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, पैसे नहीं हैं, और अगर इनके पिया के घर, हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि भाई वो भी, उसका भी दूल्हा घोड़े पे बैठ के आए, वो भी जाए, बन सवर के जाए किसी के घर और एक नया घर बनाए, नई जिंदगी की शुरुआत करे। जब हमने ये हरमीत भाई काम शुरू किया ना, हमने एक जी फूड जी, बैंक से काम शुरू किया था, अपने घर से शुरू किया था, अपनी फैमिली से, बहन अच्छा, भाइयों ने मिलकर शुरू किया। मेरी वालदा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इसमें। हम्म, और जब हम ये काम फूड बैंक का शुरू किया, हमें समझ तो थी कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, हमारे करीबी अजीज व अकारब कह लें, दोस्त अहबाब कह लें, मोहल्ले वाले कह लें, हम्म, हमारे सामने होते थे। तो हमारी कोशिश होती थी कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अच्छा, हम्म, जब भी हम जाते थे पाकिस्तान, जब भी वालदा साहबा जाती थी पाकिस्तान, तो देखती थी कि ऐसे-ऐसे फैमिलीज़ आती थी, जिनको खाने से ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि उनकी बेटी बैठी हुई है, उसकी शादी का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। हम्म, अगर लड़का है तो इतने पैसे नहीं है कि उसके हाथ पीले कर दिए जाएँ। बहुत सारे मामला थे। फिर मैंने एक इनिशिएटिव लेते हुए इस पे काम किया कि हम्म, हमने कोशिश की कि 2-4 बच्चियों की वैसे ही शादी की जाए, उनकी ज़रूरियात को देखा जाए। जब मैंने देखा तो लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा था इस चीज़ से, हम्म, और हमने तो 2-4 बच्चियों को अपने घर से शुरू किया, हम्म, और बेबहा लोग, जब उनको पता चला कि ये काम शुरू किया इन्होंने, तो वो खाने को भूल गए। इस काम के लिए आते थे कि हमारी भी बच्ची जवान बैठी है, इसके लिए हाय, कुछ किया जाए। क्या बात है, अब फिर 1 साल हमने प्रोग्राम बनाया कि इज्तिमाई शादी प्रोग्राम रखा जाए 20 बच्चियों का। हम्म, हमने उन बच्चियों की शादी की, यकीन करें कि 20 बच्चियों की शादी, हम पागल हो गए कि हमें वाह, समझ में आया कि सर कहाँ है, पाँव कहाँ है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, हम्म, क्योंकि कभी जिंदगी में ये काम नहीं किया था। हम ये हम्म, सुनते तो थे कि अभी एक बच्ची की शादी करने के ऊपर भी माँ बाप 6-6 महीने परेशान रहते हैं कि भी हम्म, किस तरह करें, किस तरह। ये तो हमने 20 बच्चियों की शादी का पंगा ले लिया, मगर अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद हमारे साथ थी। हम्म, और यकीन जाने कि मुश्किल तो बहुत हुई, फाइनेंशियल मुश्किल भी बहुत हुई, मगर हम्म, वो काम हो गया। ऐसा हुआ कि उस साल जो हमने बच्चियों की शादी की, उनकी दुआएं ऐसी लगी कि फिर हमें जैसे चस्का पड़ जाता ना, हम्म, उनकी दुआओं का असर, कि हमारे काम ऐसे जो गैप से हमारे काम शुरू हो गए पूरे होना। तो फिर हमने हर साल इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले साल 20 किया, फिर 50 किया, फिर 100 किया, फिर वाह, 150, फिर हम्म, 200। आप लास्ट ये थे वहां पे, हम्म, हमने 227 बच्चों की शादी की। बिल्कुल की, बिल्कुल की, आप देखिए ना, जिन बच्चों को, जिन माँ बाप को एक रिलीफ मिल रहा है कि उनके सर से बोझ, मैं बोझ नहीं कहता, ये असल में हम हम्म, लोगों की अपनी तकलीफ करता चीजें हैं कि बोझ है हम्म, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तो बहुत बड़ी नेमत है, बेटी अल्लाह ने जो दी है। बेटी बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल। मुझे अल्लाह खान साहब, अल्लाह की एक तरफ और से चीज़ है। मैं नाज़रीन के साथ अपने भी जज्बात शेयर करूँगा। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वो मनाजिर ख़ुद देखे और मैंने एक चीज़ देखी कि जो क्योंकि खान साहब का ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान के से है, और रहीम यार ख़ान के अगर मैं बात करूँ सादिकाबाद में ये इवेंट था, मुझे आज भी याद है। और खान साहब आते हैं, फैमिली के हमारी जो भाभी हैं वो आती हैं, और ऐसा नहीं होता है कि ये जो 400-300 शादी होती हैं ये किसी और, बल्कि पूरी एक टीम, और वो टीम जो है वो पैसे भी नहीं लेती है, बल्कि वो आते हैं रज़ाकाराना तौर पर अपना काम करते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि हमारी जो भाभी हैं
वो उन बच्चों के लिए सुई तक, नाड़ा तक, वो तमाम तर लवाजमात जो एक बेटी के लिए किए जाते हैं, एक बहन के लिए किए जाते हैं, वो मैंने खुद देखे और वो हमारी भाभी करती हैं। और खान साहब ये जो बात फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा मुश्किल होता है, एक बेटी की शादी करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, लेकिन 300, 400, 250 शादियां कराना आसान काम नहीं होता। और फिर उस शादी में तमाम तर चीज़ें, और मुझे खान साहब ये भी याद है कि आप जब खाना, मैं सोच रहा था कि एक किस्म का खाना होगा, यकीन माने मैंने ऐसे वीआईपी शादियां अटेंड की इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, और मैंने वहां पे देखा वो जो खाने के लवाजमात आपने पूरे किए थे, ऐसा लग रहा था कि ये कोई शहजादों की शादी, और हर किस्म का खाना वहाँ पे, स्वीट डिश, हर किस्म की चीज़ें मौजूद थी और बड़ा डिसिप्लिन के साथ। लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि ये जब शुरुआत आप करते हैं खासकर बच्चों के हवाले से, तो क्या तरीका क्या होता है? क्या बहुत, अभी मैं जब गया था, मेरी तस्वीरें लोगों ने आपके साथ देखी, तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि खान साहब से हमारी भी गुजारिश करें, हमारी भी एक बच्ची बैठी है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से आप सारी चीज़ें को जांच पड़ताल करते हैं? इसमें हरमीत भाई ये लंबा प्रोसेस होता है। यूँ समझे कि हम जुलाई के अंदर एप्लीकेशनें लेना शुरू करते हैं। जी। जुलाई का पूरा महीना लोगों को पता होता है। कोई पहले तो हम सोशल मीडिया पे इसको करते थे, अच्छा। अनाउंस भी करते थे। अब जो है लोगों को खुद पता होता है, या यकीन जाने कि पूरा पाकिस्तान से आप लोग राब्ता करते हैं उनसे। अच्छा। बल्कि इस दफ़ा तो मैंने इरादा किया हुआ कि कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के 3-4 मुख्तलिफ इलाकों में जाके ये प्रोग्राम किया जाए। वाह। मगर ये अभी बातों के हैं, जब तक मैं जाऊंगा नहीं, सर्वे नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। अच्छा। हमारी टीम आजकल एप्लीकेशनें भी ले रही है और लोग धड़ाधड़ आ भी रहे हैं। अब हमारा इस साल इरादा है 300 बच्चों की शादी का। अच्छा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ ये वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। हमारी चैरिटी कनाडा में भी रजिस्टर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है। कनाडा में जो रजिस्टर्ड है ये इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं हम लोग, अच्छा। और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी टीम कनाडा में हो या पाकिस्तान में हो, हमारे पास कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको हम पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। तो ये एक, मैं समझता हूँ, बड़ी अचीवमेंट है कि बगैर पैसों के, हालांकि इन मुल्कों में, कनाडा जैसे मुल्कों में कोई टाइम वॉलंटियर इतना लंबा देता नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के अंदर ये जज्बा है, लोगों को खिदमत का जज्बा है, लोग इस काम को समझते हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, खान साहब ये भी बताइएगा कि मैंने वहाँ पे देखा है कि मैं जब वहाँ पे आया तो एक चीज़ जो मैंने देखी, और आपने मुझे बड़ी इंसिस्ट किया कि हरमीत आप रुक जाएं, क्योंकि एक लेबॉर्ट्री आप खोल रहे हैं नौजवानों के लिए, कंप्यूटर लैब आप खोल रहे हैं, जिसमें नौजवानों को स्किल बेस्ड एजुकेशन भी दी जाएगी और उनको सिखाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर बात है, हम मीडिया वाले होते हैं, हमें काम और फिर शो वगैरह भी करने होते, मैं रुका नहीं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब रहीम यार खान के या दीगर जो इलाके हैं, सादिकाबाद या दीगर इलाकों तक ये मामला फैल चुका है, तो क्या क्या काम इस वक्त ग्राउंड पे वहाँ इन इलाकों में हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव इस वक्त है वो फूड बैंक है, और उसके बाद हमने एजुकेशन के ऊपर स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है। अच्छा। इसी तरह अभी आपने मेंशन किया, इसके ऊपर आईटी लैब हमने बनाई है, यस। यानी कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें तकरीबन 25 के करीब कोर्सेज करवाए जाते हैं, अच्छा। ताकि कोई भी बच्चा हाई स्कूल जिसने किया हो, एफएससी की हो, एफए किया हो, वो कर ले तो उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। बल्कि जब से हमने उसको चलाया है 2 सेशन निकल चुके हैं, 3-3 महीने वाले, और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी वो पे ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारी कोशिश भी है कि बच्चों को बेकारी बनाने से बेहतर है उनको एक ऐसा हुनर दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हों। इसी तरह हमने बच्चियों के लिए भी एक चीज़ ऐसी बनाई है, क्योंकि हमारे इलाके में अब माज़ूर के साथ समझने की कोशिश करें कि जहालत, यानी कि बच्चियों को भी नहीं भेजा जाता स्कूलों में, बिल्कुल। मैं सबक की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी हमने एक ऐसा आर्ट स्कूल बनाया है जिसमें बच्चियां जो है मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ कपड़ों से, पुराने कपड़ों से चीज़ें बनाती हैं, गिंदियाँ बनाती हैं। इस दफ़ा जब आप आएंगे ना तो मैं आपको उसका भी विजिट इंशाल्लाह। करवाऊंगा। अब देखेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हैं, वो चीज़ें हम मार्केट में सेल करवाते हैं उनसे, तो वो उनसे जो अर्निंग होती है वो उन्हीं के लिए है। तो माशाल्लाह उनका भी रोजगार लगा हुआ, ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं, अपनी ज़रूरियात किसी के सामने न रखें, अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। अच्छा खान साहब, एक चीज़ ज़ाहिर बात है, मेडिसिन के हवाले से हमने देखा कि हॉस्पिटल्स या दूर दराज इलाकों में बड़े मामला ख़राब भी होते हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं,
डिलीवरी होती है तब भी बड़े मसाइल का सामना होता है। तो एक सिस्टम जो आप लोगों ने मुतारिफ़ कराया था, एक नया इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया था, वो था एम्बुलेंस और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का। मैं चाहता हूँ थोड़ी-सी उस पे भी नज़र डालें और वो क्या तरीक़ाकार होता है, किन इलाकों में आप लोग किस तरीके से मेडिसिन देते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है, थोड़ा-सा उस पे भी नज़र डालें आप। हमने हरबिल पे हमने 2 चीज़ें कर रखी हैं। एक हमने बनाई हुई डिस्पेंसरी जो अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे खुलती है। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक खुलती है। वाओ! ये है डेली बेसिस वाली। एक हमने बनाया मोबाइल हॉस्पिटल, अच्छा, यानी कि ये हमारी गाड़ी में सामान होता है, मेडिसिन होती है, टीम और डॉक्टर होती हैं हुँ, और इसको लेके हम रोड में जाते हैं, शहर से कोई 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक। अच्छा, वो देहाती इलाके जिनको शहर आने के लिए मुश्किल होती है, तो उनका उनका बंदोबस्त वहीं किया जाता है, वहाँ कैंप लगाया जाता है, जाके उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। हुँ, और ये लगता है हर संडे को। पहले हम लगाते थे हर थर्सडे और हर संडे, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए संडे वाले दिन लगता है। तो उसके हुँ, लिए भी कोशिश होती है कि ऐसे इलाके चूज़ किए जाते हैं तो जो ज़्यादा मुस्तहक होते हुँ। यानी जो दूर-दराज़ इलाके होते हैं, लेकिन साथ-साथ हैं। खान जी, साहब ये बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, ख़ासकर इन इलाकों के ऊपर, तो क्या अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपका जो इदारा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर ये काम कर रहा है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो फुटेज हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, ये फुटेज वो हैं जो तमाम तर दूल्हे बैठे हैं इंतज़ार में अपनी दुल्हनों को साथ ले जाने के लिए, और ये पूरा सेटअप जो है ये हॉल में लगाया था गया था, बहुत बड़ा हॉल। और इसमें आप देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद में दूल्हे मियाँ आपको नज़र आएंगे और उसी तरह सेहरा सजाए। और खान साहब घोड़े जो है ना वो थोड़े से दूर रखे थे, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा इवेंट था। खान साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं कि आगे जाके इस चीज़ को आगे अगर इसी तरह हिम्मत आपकी रही और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो क्या मुख्तलिफ शहरों तक भी आप रखना चाहते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मेरी हिम्मत से ज़्यादा आप लोगों की हिम्मत को मैं दाद दूँगा, क्योंकि शुक्रिया। जब आप लोग हमारी आवाज़ बनते हैं, दूसरों तक आवाज़ पहुँचाते हैं, तो लोग फिर समझते हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है। मैं हुँ, हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो ज़बरदस्त। चीज़ आप आँखों से देखते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ आती है। हुँ। देखिए, इतने साल आप नहीं आ सके, अब लास्ट ईयर अल्लाह पाक आपको हमारे इस प्रोग्राम में ले आए, जैसे कैसे भी। बिल्कुल, अब आपने देखा और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक इवन नहीं। दो इस साल भी कनाडा से भी, यूके से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं इस दफ़ा भी। हुँ, और इस दफ़ा हमारा इरादा है 300 बच्चियों की शादी का। और हुँ। ये बच्चे देखिए, आपने इन बच्चियों के चेहरों पे कैसी मुस्कुराहट देखी जब आहा! आपने बात कमाल, की। कमाल। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भाई आप लोग इन बच्चों से, हालाँकि हम अलाउ नहीं करते। इवन हुँ, तो मीडिया पर्सन को भी नहीं करते, मगर आजकल सिस्टम ऐसा सोशल मीडिया आ गया कि हमें भी बाईपास करके लोग तस्वीरें बना के भी उधर डाल देते हैं। हुँ। हालाँकि मैं तो इन चीज़ों के खिलाफ हूँ कि बच्चियाँ हैं, क्योंकि हम इसलिए बच्चों का प्रोग्राम ही अलग रखते हैं। बल्कि लड़कियाँ मेरे अलग, ख़्याल में लड़के खान अलग। साहब ये मैंने आपको कायल किया था कि आप जो काम करें, हालाँकि आपने फरमाया था कि नहीं ये बच्चियाँ हैं, किसी की इज़्ज़त है, हम तो अल्लाह की राह में ये सब कुछ कर रहे हैं, हम इसकी पंप एंड शो हम नहीं चाहते कि लोगों तक चले। लेकिन मैंने कहा कि नहीं खान साहब ये चीज़ आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और शायद आपसे मुतासर होकर कोई और भी ये काम करे और किसी की बहन बेटी जो है वो बग़ैर किसी टेंशन के वो जाके किसी मसाइल उसको अगर वो 2-4 है कि किसी मसाइल से, तो वो भी अपने पिया घर सुधारे बड़ी इज़्ज़त से। लेकिन मैंने वहाँ पे जो दुल्हन ने थी उनसे मैंने बात की और उन्होंने जो जज़्बात थे, वो तासुरात थे, वो ख़यालात थे, वो सारे मैंने कैमरे के थ्रू कैप्चर भी किए और उसको रिकॉर्ड भी किया और लाइव शो में भी चलाया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, सारी चीज़ें उसकी मैं भी गवाही देता हूँ। खान साहब इस वक्त अगर हम देखें जो गज़ा में सिचुएशन है, गज़ा में जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया को गज़ा के लहूलुहान बच्चों ने झंझोड़ कर रख दिया है उनकी ज़मीरों को। लेकिन हमने देखा कि कनाडा की सरज़मीन पर हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे वो कहीं खामोश हमें नज़र आते हैं वेस्टर्न मुख्तलिफ यूरोपी ममालिक में। लेकिन आप उस मैदान में भी आगे बढ़ें और आपने ज़बरदस्त किस्म का काम किया है, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ी सी नज़र आप डालें। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जी। जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, हम बातों की हद तक तो कर सकते हैं। यस। मगर यकीन जाने कि जब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे घरों में किसी की डेथ हो जाए, तो एक आध की तो कोहराम मचा हो, वहाँ तो हज़ारों के हिसाब से ऐसे ऐसे लिटा दिए गए, जैसे वसल्लम माफ़ करे कि उनका कोई वाली वारस ही नहीं। मगर तकलीफ उन लोगों ने देखी है,
और उनका अजर जो है वो अल्लाह से वो उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल खान साहब, आप जो फरमा रहे हैं इस सवाल को जवाब के आप क्या मुंतज़िर हैं, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं भी साहब इश्तिहार चलाने हैं और हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, हम चाहते हैं कि वहाँ से आप कंटिन्यू करें जो हमने बात की, ख़ासकर गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 40,000 के करीब जो है लोगों को, मासूम लोगों को शहीद किया गया। सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ पे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों की और फिर ख़वातीन की है। तो इस सारी सिचुएशन में आप लोग जो काम करें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है कि इस चीज़ पर अगर ज़्यादा काम किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी हो सकती है? मेडिसन है, खाना है, बहुत सारे पानी के मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बात करूंगा, जैसे आपने फरमाया कि 40,000, मैं कहूँगा 40,000 से ज्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा, अगर ये बिल्कुल सिर्फ ज़्यादा, बताया जाता है बिल्कुल ज़्यादा। इस तरह है और जुल्म हुआ है वहाँ पर, अभी तक हो रहा है। अब चले, ये बात है जो कुछ होना था वो तो उन जालिमों ने कर दिया। अब ये वक्त ऐसा है कि हमें यूनाइट होके उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। जैसे अब आपने फरमाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कनाडा में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनकी हेल्प कर रही हैं। पहले कुछ अर्सा रास्ते बंद रहे, अब आके थोड़ा सा रिलीफ देना शुरू किया, मुख्तलिफ जरिए से, मुख्तलिफ बॉर्डर से माल जाना शुरू किया। इसमें रहमान वेलफेयर फाउंडेशन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया, और जिसमें फूड है, जिसमें जनाब उनकी बेसिक जरूरियात है। सबसे ज्यादा उनको जरूरत थी मेडिसिन की, उनको बेडिंग की जरूरत थी, उनको ऐसे खेमों की जरूरत थी। यानी कि आप ये समझे कि पानी तक उनके पास नहीं था। पता नहीं कितना पुराना पानी, कहाँ कहाँ से लेके पीते थे। हालात बहुत, अब कदरे जो है ना, उनको ये चीजें मिलना शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर भी बहुत तकलीफ में है वो। ये बातों के हद तक तो हम लोग, आप भी कर लेंगे, मैं भी रेडियो पे बैठ के हम प्रोग्राम करते तो ये बात करते हैं, मगर जो तकलीफ उनको है उनका मदावा नहीं हो सकता। खान साहब, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे भी नज़र दौड़ाएं। ये काम जो है इज्तिमाई काम है। यकीनन आपने शुरुआत की, जब आप निकलते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बनते जाते हैं और एक लश्कर बनता चला जाता है और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन शुरुआत जो इस ट्रस्ट की आपने रखी, तो ये क्या मामला क्या हुआ था? क्या घर में इस तरह की किस्म की गुफ्तगू हुई और फिर आप शुरू हुए? और कई दोस्तों ने भी किया होगा, खान साहब रहने दे, आसान काम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में। मैं चाहता हूँ थोड़े से वो तजुर्बात, वो वाली चीज़ें भी आप हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि वो मेरी जिंदगी के लिए ना बहुत अहम तरीन दिन थे जब ये बातें होती थी। वैसे शुरू से ही हमने अपने घरों में देखा, हमारी फैमिली इसी तरह थी कि मेरी वालिदा की शुरू से आदत, हम छोटे छोटे होते थे, हम पहले, आपको भी इसी तरीके से पता होगा, पहले छोटे छोटे घर होते थे, 8-8, 10-10 लोग रहते थे, इतनी मोहब्बत थी। ये तो अब फितने का दौर आ गया कि हर बंदे को एक कमरा चाहिए, और जो है ना अपने उस कमरे में सांस सिर्फ वो ले, अगर किसी और ने सांस ले लिया तो वो कमरा जो है ना रहने के काबिल नहीं है। कमाल, इस तरह हो कमाल, रहा है। सही बात। तो उस जमाने में हम देखते थे कि गुर्बत का तनासब बहुत ज्यादा था, लोग एक दूसरे की फिक्र करते थे, कोई जरूरत के लिए। आपको भी याद होगा कि उस जमाने में कोई किसी के घर पे चला जाता था साला लेने के लिए, उनकी तरफ से आ जाता देने के लिए, प्यार मोहब्बत था। ये नहीं कि उनकी जरूरत थी, प्यार मोहब्बत था, पुराने लोग थे, एक दूसरे को मिलते थे। तो हम भी देखते थे कि इधर उधर की जरूरत है तो हमारी वालदा हमेशा कुछ ना कुछ दे देना, तो कभी दे देना तो हमने कहना मान पहले देना, जैसे ही निकला वापस दे, मान इस तरह नहीं कहते। जिसकी जरूरत है अल्लाह पाक ने, हो सकता है तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास भेजा। हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं आती थी। जब हमने ये काम करना शुरू किया, जब हमने ये मशवरा किया घर पे, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। हमने अपनी ज़कात के पैसे दिए, बहन भाइयों ने भी ज़कात के पैसे दिए, काम शुरू। अब जब ये काम शुरू हुआ तो हमने देखा कि हमारे अपने दिल बदलना शुरू हो गए, हमारी अपनी हालत जो है बदलना शुरू हो गई। जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, कोई खैर का काम करते हैं, तो आपके अंदर तब्दीलियां जरूर आती हैं। तो हमने अपनी आंखों से देखी। मैंने तो हरमीत भाई यहाँ तक देखा, आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा, जिन बच्चे की शादी करते हैं उनकी माए जो है ना झाड़े मार मार के रोती, यूं झोलियां उठा के दुआएं देती। वो कहती है हमें तो समझ नहीं आती कि आपको या आपकी टीम को अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा कि हमारी बच्ची के हाथ पीले हो। मैं आपने तो बच्चियों के तासरात सुने, अब मैंने मना कर दिया कि बच्चियों से बात ना किया करें मीडिया वाले, वो ऐसी सी बातें करती है, हमें भी तकलीफ होती है। कि देखे ना, एक माँ बाप है, बच्ची को पढ़ाता लिखाता जवान करता है, फिर वो बेचारा इंतजार में बैठ जाता है कि वो मैं इसके हाथ कैसे पीले करूँ। बड़े मुश्किलात होते हैं। लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है, मैंने देखा है कि अक्सर
घरों में ये होता है कि अब बहुत सारे घरों में ये होता है कि वो कहते हैं अपना सब कुछ चूल्हा पानी, जो आपने फरमाई बात के अब तक तो सिचुएशन हालात ये आ गए कि हम कमरे में किसी और को जो है बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। और आजकल ये रिवाज कभी मगरब में हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली अब हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि जो लड़की को आप चूज़ करते तो पहले से डिमांड होती कि सास हैं, नंदे हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ नहीं तो बड़े खुशी से कहते रिश्ता ले लो। सो ये चीज़ें बड़ी बदलती जा रही हैं और मेरे ख्याल में वो जो मोहब्बत का तनासुब था वो कम हो रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि आपके ख़ानदान में वो जो हमारी भतीजियाँ हैं वो भी शादी में, हमारे जो छोटे वो भतीजे हैं वो भी उधर ही मौजूद थे, वो भी उसी तरह हिस्सा अपना हिस्सा डाल रहे थे। घर में कितनी सपोर्ट थी ये जो शुरुआत आपने की, क्या कि पहले से नहीं कहा गया यार रहने दे खान साहब अपना ही कम करो तुसी? असल में देखिए, बात मैंने वो की ना कि जब अल्लाह पाक किसी से काम लेना चाहते हैं तो उसकी तरबियत फरमाते हैं, जी जी। उसको, उसके अहले खाना को सबके दिलों में डालते हैं कि इस बंदे को कुर्बानी लेनी है। तो हम तो कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जिसके बच्चे और बीवी पूरी फैमिली साथ नहीं है वो काम नहीं कर सकता। ये काम है फैमिली की सपोर्ट वाला। अब देखिए ना, इतने सालों से हम काम करते हैं, बच्चियों की सारी खरीदारी मेरी बीवी खुद करती है, मेरे बच्चे उसमें पैकिंग में हिस्सा लेते हैं, हमारे रजाकार वॉलंटियर उसमें हिस्सा लेते हैं। और जब तक ये चीजें ना हो, अब देखें हम हर साल जाते हैं, बल्कि इस दफा बच्चों ने कहा कि बाबा आप जाएं, आप जाके करें, क्योंकि हम भी स्कूल में हैं, एजुकेशन का जरा डिस्टर्ब होती है। तो मैंने कहा मैं आपकी माँ को ले जाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि भी अकेला आदमी कुछ नहीं करता, टीम के साथ करना पड़ता। अगर मैं और मेरी बीवी भी है तो हमारे पीछे 150-200 की टीम है जो वाह। वॉलंटियर हैं, जो खान अपना साहब एक दिन और रात चीज़ मेरी मैं जो मैंने देखा है, थोड़ा बहुत आस पड़ोस में रहे हैं, मुसाफरी भी की है, मेहनत मजदूरी के लिए बाहर गए हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन में अगर हम देखें कनाडा में बैठकर क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी अटैचमेंट थी कि अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इवन कॉल उठाना भी बहुत सारे कहते हैं यार कोई मोबाइल ही मांगेगा या कोई कहेगा कि वीज़ा ही भेज दो, क्योंकि मैंने देखा है, फील किया है ऐसा, बहुत सारे रिश्तेदार हमारे जो बाहर होते हैं। तो क्या ऐसी वजूहत थी कि आप ये ट्रस्ट का काम जब आपने पाकिस्तान में आपने सोचा कि मैंने अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए भी कुछ करना है, दीगर दुनिया में भी करना है, लेकिन फोकस अपने लोगों पर करना है, तो ऐसे में जब जाहिर बात है ये काफिला बन रहा था तो कनाडा के किन किन दोस्तों ने सपोर्ट किया, किस किस ने कहा खान साहब अब यहाँ से क्या करेंगे रहने दे? सो इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों का भी आप जिक्र करें जिन्होंने इस टीम का वो हिस्सा बने, और मैं खुद में उनसे मिला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका जिक्र आप भी करें कि वो उस टीम का हिस्सा बने और फिर पाकिस्तान में ये मामला जो है वाकई में ये अमलन ये काम हुआ। फिर ये असल में जब हरमी पे शुरू से हमने ये काम शुरू किया ना, तो मुझे बड़ी मुश्किलात का दोस्तों की तरफ से सामना होता था कि खान साहब ये आप भी कर सकोगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये तो आपने पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हैं, और ठीक है आप फूड बैंक तक रहें, ये काम ना करें। तो जब हम ऐसा ऐसा करते रहे ना, तो हमने देखा कि वो फूड, जैसे पहले मैंने की कि फूड से ज्यादा इस तरफ तवज्जो की जरूरत थी। असल में बेराह रवि जो है ना, ये हमारे उस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है कि बच्चों के साथ मामला, बच्चियां निकाह के बगैर बैठी हुई हैं, तो हमने इस पर तवज्जो दी, हम दोस्तों को भी बताते थे। यकीन जाने ये हमारे पाकिस्तान की जो टीम है ना, उस वक्त से मेरे साथ खड़ी है, जिनमें अब्दुल वहीद साहब, अब्दुल माजिद सखीरा साहब हैं, ये वो लोग हैं, हाफिज अब्दुल गफ्फार है, ये वो लोग हैं जो टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी टीम हमारे पास 150 के करीब वॉलंटियर, मैं नाम ना लूं तो नाइंसाफी होगी, टीम इसलिए कह रहा हूँ सबको तसल्ली रहे कि हमारा कहा गया। तो अब भी मैं यहाँ रोज बैठ के फोन पे उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये काम इस तरह करें, ये काम इस तरह करें। अच्छा खान अब साहब, हमने ज़ाहिर बात जी है जी मुश्किलात भी होती हैं, मैं चाहता हूँ कि उन मुश्किलात के हवाले से भी आप बात करें। मैंने देखा है कि जब शादी होती है, ये तकरीबात होती है, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड जिनका ताल्लुक कनाडा से हैं, जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ हिंदू बरादरी से, उनकी बड़ी ख्वाहिशात होती कि वो पाकिस्तान की तरफ आएँ, और वैसे भी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, बड़े मेहमान नवाज, बड़े प्यारे लोग हैं। इस सारी सिचुएशन में बड़े लोगों का दिल करता है कि वो पाकिस्तान की तरफ आएँ, लेकिन कौन से ऐसे ब्रिड्ज हैं जिस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगे हुए हैं? अगर उन ब्रेक को हम ख़त्म कर दें तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को होगा, और बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, तो कम से कम वो जो एक तस्वीर वहाँ पे बनी है कनाडा में, लोगों की एक इमेज बनी है कि शायद पाकिस्तान में बड़े ही हालात ख़राब है, पाकिस्तानी लोग बड़े ख़तरनाक हैं, तो वो ब्रेक हो सकती है। मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें आप।
पहले मैं आपके पहले जो सवाल था उसका जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि भी आपके साथ कौन दोस्त लगे हों। अब देखिए कनाडा में हमारी टीम जो है ना ऐसा-ऐसा बिल्ट हो रही है, अच्छा। जिसमें तैयब चौधरी साहब हैं। हालाँकि खुद कारोबारी शख्सियत हैं, उसके बावजूद दिन-रात जब भी मैं कॉल करूँ मेरे साथ खड़े होते हैं। वाह! महमूद तिरमिज़ी साहब हैं, वो मेरे साथ खड़े होते हैं। बड़े कमाल की हम रेडियो शख्सियत है। प्रोग्राम भी करते हैं। जी, जी। और ये एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, चौधरी आसिफ साहब हैं। हाँ, पूरी बिल्कुल। टीम है हमारी यहाँ पे भी। ये सब लोग हमेशा चाहते हैं। असल में एक तो मैं आपको वजह बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोग्राम करता हूँ। सबको ये कहता हूँ कि भी पाकिस्तान ज़रूर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। जो कि हमारे पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, उनको तो शायद इतनी मुश्किलात ना हो। जैसे हमारे सिख भाई हैं, हिंदू बिरादरी है, हमारे दोस्त हैं। हमारे बड़े तल्लक हैं इन लोगों से, हमारे बहन-भाइयों की तरह हम रहते हैं। ज़बरदस्त। ये आना चाहते हैं, मगर इन अंदर खौफ पैदा कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में तो ये है, पाकिस्तान में तो वो, हालाँकि जो लोग गए हैं, वो बड़े खुश हो के मुतमईन होके आए। आप भी इस प्रोग्राम में थे, कोई मुश्किल नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक वैसे है, मगर इस दफ़ा इरादा है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अहेड टाइम कह रखा कि वो प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा काफ़ी मेहमान होंगे। बल्कि मैं तो आपके इस चैनल के तवज्जुह से सबको कहूँगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है सुन रहा है, क्योंकि आपकी आवाज़ दुनिया में बहुत गूंज रही है। ज़बरदस्त। जितनी बात आप फ़िलिस्तीन के ऊपर करते हैं, यकीन जानें, हम लोग भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अजर अज़ीम दे बिल्कुल। और आपको इस चीज़ की भी समझ दे कि जो आप बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, इसलिए आप बात करते हैं। बिल्कुल खान तो साहब, वो ज़ाहिर आप बात है जो जुल्म बर्बरियत जो सब कुछ हो रहा है, अगर हम मज़लूम का साथ ना दें, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े ना हो, तो फिर ये ज़िंदगी नहीं है, ये इंसानियत ही नहीं है, और फिर हम काबिल भी नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए। और फिर आप जैसे लोग, चलो हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि इतने दूर रह के भी आप दर्द दिल रखते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं, आप बच्चों को देखते हैं, और वो सारी सिचुएशन, वो सब कुछ अमलन खुद आके करते हैं। ये आसान काम नहीं होता है। ये मैं हमेशा ये दोस्तों को कहता हूँ कि भाई साहब, एक शादी करने के लिए कई साल लग जाते हैं। आप 300-400 कराओ शादियाँ, और फिर वो सारी चीज़ों को बैलेंस रखो, मैनेजमेंट को, सब चीज़ों को देखो। बल्कि वहाँ पे वो तस्वीरें जो मैंने देखी, मैं हैरान परेशान था। कई बच्चे जो हैं उनको व्हील चेयर पर लाया गया, उनकी शादियां कराना, उनका ख्याल रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। खान साहब, चूंकि वक्त कम है, और मैं चाहता हूं कि जो देखने वाले हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो दीगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हाँ वो भी इस कार खैर में हिस्सा डालें, तो तरीक़ाकार क्या हो सकता है, और साथ साथ एक देखने वाले पाकिस्तानियों को भी एक पैगाम दे के जाइएगा। मेरा हमेशा ये पैगाम रहा है, हर दुखी इंसान की साथ जुड़ें, वाह। खिदमत करें उसकी। देखिए, अब आपके काम खुद ब खुद बनते जाएँ। पैगाम यही है कि इंसानियत की खिदमत, दुखी को साथ लगा लो, जिसके साथ दुख लगे हुए उसको अपने साथ लगा लो, वाह। आपका दुख भी वो ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। और रही बात दूसरी, अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, www.awfca.ca पे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, उसको विज़िट करें। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर है 4164719636, ये कनाडा का नंबर है। और अगर आप कोई ईमेल करना चाहते हैं, info@awfca.ca पे जाके जी। ईमेल करें, मुझसे पूछें, कोई सवाल है, कोई बात है, तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं इंशाल्लाह। अब आपने पहले शुरू में कहा ना कि मुझे जगा दिया, मुझे तो नींद आती ही नहीं। हमने 300 बच्चों की शादी करनी है, हाँ। उसी सोच में लगे रहते हैं हर वक्त कि इसको किस तरह करना है, किस तरह करना है। अल्लाह पाक असबाब पैदा करेंगे इंशाल्लाह। आमीन। ये याद रखें, ये दोस्त अहबाब मिलके प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक बच्चे खान की साहब, ज़िम्मेदारी होता बहुत है, शुक्रिया 2 की आपका। होता है तो आप इतनी दूर बैठ के भी आप यही सोच, यही दुख, यही तकलीफ़ लोगों की समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वही है, और उसके अंदर इंसानियत सबसे बड़ी वही है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, दूसरों की खुशियों में खुश होकर शामिल हो। और बहुत हो गई हैं गिले शिकवे, बहुत हो गई हैं कदूरतें, बहुत हो गई हैं नफ़रतें, कदूरतें, इन सब को मिटाएं, दूसरों की खुशियों में शामिल हों, दूसरों के दुख बांटें, यही है असल ज़िंदगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।